Good afternoon, guys. अरे ऐसे कैसे ब्लैक स्क्रीन है यार, वी आर हेयर। अरे कैसे बेटा, इधर आ जाइए। गुड आफ्टरनून, आर यू गाइज नॉट एबल टू सी मी? बताइए आपको, अब मैं आ रही हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। आर यू गाइज एबल टू सी मी? गुड आफ्टरनून। यस, सो बताओ कैसे हो आप सब? हाउ आर यू गाइज डूइंग? इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है एक्चुअली, वो की वगैरह डालनी पड़ती है। सो एकदम से क्लास नहीं शुरू होती है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि यार वो शुरू करने से पहले कैसे डालना पड़ता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता इस ऐप का। हेलो हेलो एवरीबॉडी, गुड नाइट। दिल क्यों दुख गया तुम्हारा? चलो ये बताओ यार, क्लास शुरू करने से पहले टेल मी, वीकेंड्स का क्या प्लान है तुम्हारा? फाइनली कल तुम्हारी छुट्टी आ गई है। फ्रस्ट्रेटेड है? फ्रस्ट्रेटेड क्यों है इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेटेड? अभी तो क्लास नहीं हुई। ऑल गुड ऑल गुड। ये क्या है, ये फ्रस्ट्रेटेड क्यों आया बीच में? एक बच्चा कह रहा है यार सुपर फ्रस्ट्रेटेड। मूवी देखना सैयारा? किसके साथ मूवी देखने के लिए जा रहे हो बेटा? रिवीजन रिवीजन करने का प्लान है? कह रहा सोऊंगा बस, अब बहुत हो गया। ये ऐप ही पागल हो गई है। छोड़ो यार, अब ऐप के बारे में क्या बोले। मैम प्लीज ये ऐप ठीक करवा दीजिए। यार मैं कैसे ठीक कराऊं, आप बताओ, मेरा क्या बस है इसके ऊपर। बट मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि टीम डेफिनेटली काम कर रही है। बट क्योंकि अभी हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए, अब वापस भी नहीं हम जा सकते हैं, तो अभी जो भी ग्लिचेस है, अब जिसने ये ऐप बनाई है उसके साथ ही हम कोऑर्डिनेट करके कह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, थप्पड़ मार सकती हूँ उन्हें जाके। हाँ देख रहा हूँ, अच्छा देखा मैं, मुझे पता ही था तुम उसके साथ जा रहे हो। चलो, कोई बैकलॉग कंप्लीट कर रहा है? अच्छा अभी तो कोई लैग नहीं है ना क्लास का, शुरू कर सकते हैं ना? कैन वी प्लीज? डोसा खाओगी? अरे हाँ खाऊंगी, क्यों नहीं, भेजो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। सैयारा के साथ सैयारा, देख रहे हो? समझ में आ रहा है? एक हम है, हमारे पास कोई सैयारा ही नहीं है सैयारा देखने को। चलो कल की क्लास में यार जिन बच्चों, अच्छा अब मैं बोलना चाहूंगी, जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, आई थिंक कल की क्लास उनको अभी तक नहीं मिली है। और उसका रीजन ये है, जहां तक मैंने टीम से कनेक्ट किया, कि कुछ तो क्लास प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू, बट मैंने आपका डाउट फॉरवर्ड किया है। ऑल्दो आई थिंक 24 घंटे के अंदर आपको क्लास मिल जानी चाहिए। बट आप जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो ना, एक दिन बैक में आप मान के चलो कि आपको क्लास इतना टाइम कभी भी लग भी सकता है। जहां तक हमें ऐप दिखाई दे रही है कि अगर आज क्लास हुई तो शायद आपको परसों देखने को मिलेगी या कल देखने को मिलेगी, ऐसा हो सकता है। 24 घंटे का जो बैंडविड्थ है उस हिसाब से आपको लेके चलनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी आपको शेड्यूल उस अकॉर्डिंगली बनाना चाहिए। मैम आप भी कोई कहानी सुना दो। यस मैं एक कहानी डेफिनेटली सुनाऊंगी, मेरे पास भी एक कहानी है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो फनी है या नहीं। बट मेरे लिए वो कहानी ट्रेजिक बहुत थी, ठीक है। बट कहानी तो बाद में सुनाएंगे ना, क्लास के बिगनिंग में कहानी नहीं सुनाएंगे, क्लास के एंड में कहानी सुनाएंगे। आज वीकेंड है, थोड़ा सा लाइट रखेंगे क्लास को। अपना एक थोड़ा सा बेसिक्स का पोर्शन बचा हुआ है, दैट इज बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग। एक बार अपन उसको खत्म कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूंगी। फिर उसके बाद टाइम लगेगा तो कहानी सुना देंगे, फिर हमें आपके सिलेबस में जाना है, ठीक है। अरे पहले कैसे सुना देंगे, पूजा करवाने जाना है कल। हाँ मार लो ताने, ऐप के लिए पूजा करवाने जाना है, मुझे पता है। ये लो बेटा व्हाट्सएप नंबर डाउट्स के लिए। वैसे मैं ग्रुप बना दूंगी, क्योंकि तुम इसके ऊपर डाउट भेजोगे ना तो काफी बच्चों के डाउट्स आ जाते हैं यार। फाइनल का भी है ना इधर सब कुछ, ये लो। बट एनीवेज अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। बट मैंने ग्रुप बनाया भी हुआ है, इंटर के बच्चे ऑलरेडी एडेड है, सितंबर वाले बच्चे भी है उसके अंदर, मई वाले बच्चे जिनका नहीं हुआ तो आपको भी उनमें ही डाल दूं।
क्या है कि वो बच्चे भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत जो भी मटेरियल वगैरह आपको भी मिलता रहेगा। एक ही ग्रुप में पहुंचा दूं आपको भी, उनके साथ ही पहुंचा दूं, वो ग्रुप का लिंक ही शेयर कर देंगे, अलग ही बना दो, चलो फिर अलग ही बना देंगे। मैम आज की क्लास ले या पहले, आप डायरेक्टली आज की क्लास भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेसिक्स का क्लास चल रहा है और आज हमें बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग समझना है। बट थोड़ा बहुत बेसिक्स पहले समझा होना चाहिए, तो आज आप डायरेक्टली क्लास देख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप क्लास में आ गए हो तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई बहुत बड़ा डिस्कशन कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है जो लास्ट क्लास में था, बट लास्ट क्लास देख लेना, हमने रिविजन वगैरह की थी उसके अंदर। चलो डिफरेंट ही बना देंगे, चलो नंबर भी याद हो गया, यहाँ पे स्कॉलर ही बहुत है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। हाँ, इसके अंदर आई थिंक मई और जैन दोनों के बच्चे हैं जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। तो अपन को क्या है कि अपना तो ये बैच चल रहा है, इसको हम अपना ऑडिट का बैच नंबर 3 बोलेंगे, क्योंकि ये मैं थर्ड टाइम है जो मैं बीसीए में क्लास ले रही हूँ। सो अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू क्रिएट ग्रुप्स नाउ। सो बैच 1 और बैच 2 का एक ग्रुप बना हुआ है, इसको मैं बैच नंबर 3 बोल दूंगी। आई एम नॉट श्योर कि इसके अंदर कौन से बच्चे, मुझे खुद भी नहीं बताया कि इसके अंदर जैन का बच्चा है या मई का बच्चा है। आई थिंक दोनों का ही कॉमन चल रहा है जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लैग कैसे आ गया बेटा? देखो अभी कोई भी बच्चा मस्ती नहीं करेगा कि लैग आ गया। यार तुम्हें क्यों बाय करनी है ऑडिट चार्ट बुक? आई डोंट गेट इट। मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने उसको हटा दिया क्योंकि मैं कोई और अच्छी चार्ट बुक बनाऊंगी। जब तक आपका अटेम्प्ट आएगा ना, स्पेशली मई 26 का, तब तक तो अवेलेबल हो जाएगी और मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगी। और जो हम नोट्स बनाएंगे ना, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और आपको वही रेफर करनी चाहिए। ये चार्ट बुक उनके लिए है बेटा जो जैसे फास्ट ट्रैक बैच वगैरह बाय करते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो चीजें लिख पाए। आपके पास टाइम अवेलेबल है तो तुम मटेरियल इतना मत बढ़ाओ, चीजों को बहुत सिंपल रखो। आपका मेन बुक एक क्वेश्चन बैंक और आप जो क्लास के अंदर नोट्स बना रहे हो, ताकि आप मल्टीपल टाइम रिविजन वहां से कर पाओ। तो तुम्हें इतना इशू अपने दिमाग में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। यस बेटा, चलो हम डिस्कशन को शुरू कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग। ध्यान से सुनते हुए जाना, बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग। अब मैं आपको ना बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग में ज्यादा बेसिक्स नहीं सिखाने वाली हूं, क्योंकि जब चैप्टर नंबर 8 हम कवर करेंगे तब मैं आपको एक्चुअल में बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग सिखाऊंगी। बट अभी हमारा जो मेन फोकस होगा, इन दैट फोकस वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। ये मुझे सिखाना है, क्योंकि पेन को क्या हो गया, ये मुझे सिखाना है। और इसका रीजन क्या है, जब आप अपने सिलेबस के अंदर जाते हो ना, ये ओपिनियन डिफरेंट टाइप के बार बार आते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स का एक लिखने का एक तरीका है ना। और उसका लास्ट पोर्शन मोस्टली स्टैंडर्ड का रिपोर्टिंग का रहता है और उसमें वो ओपिनियन की रेफरेंस दे देता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट टाइप के ओपिनियन क्या होते हैं। अच्छा, इतना तो हमें पता है कि अगर ऑडिटर ओपिनियन देने के लिए पहुंच गया है, ऑडिट का फ्लो मैंने कल लिखवाया था और एक बच्चा जिसने ज्वाइन किया कि मुझे पता नहीं कि कल क्या लिखवाया था, तो मैं आपको बता दूं, जब ऑडिट खत्म हो जाती है, हमने ऑडिट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऑडिट करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना। तो इतना तो हमें पता है कि जब आप ओपिनियन देने के लिए खड़े हो तो आप ऑडिट की लास्ट स्टेज के ऊपर हो, कि आपने काम कर लिया है, जो ऑडिट प्रोसीजर आपको परफॉर्म करने थे वो आप परफॉर्म कर चुके हो। उसके बेसिस पे अब आपको रिपोर्ट बनानी है। बेसिकली जो एविडेंसेस आपको मिले उसके बेसिस पे अब आपको ओपिनियन देना है, ठीक है। सो बेटा, अब आप मुझे एक बात सबसे पहले ये बता दो कि जब मैंने आपको बोला कि आपको ऑडिट एविडेंसेस मिल गए हैं, मैं आपका थोड़ा सा इंटेलिजेंस लेवल टेस्ट करना चाहूंगी। ऑल्दो ये स्टेटमेंट ऐसे नंबर 500 में आएगी, बट आप ही बता दो, जब मैंने आपको बोला कि आपको ऑडिट एविडेंसेस मिल गए हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको मिस स्टेटमेंट मिल चुकी है या मिस स्टेटमेंट नहीं मिली है, या दोनों। इन तीनों में से क्या सिचुएशन को आप बोलते हो कि ऑडिट एविडेंस मिल चुके हैं? आपने काम किया, आपने प्रोसीजर परफॉर्म करे, उसके बेसिस पे आपने बोला कि मुझे एविडेंसेस मिल गए, तो इसका मतलब क्या है कि आपको मिस स्टेटमेंट मिल गई, नहीं मिली, या दोनों? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे इस क्लास में, दोनों। यस बेटा। सो मतलब आप वो जो वर्ड कह रहे थे कि आप किन्हीं ना किन्हीं कंक्लूजन पे पहुंच चुके हो, दिस इज कंक्लूजन, राइट? कि आपने काम किया और आपने कंक्लूड कर लिया, या तो ये कि यस मिस स्टेटमेंट है, पहली सिचुएशन गलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या आपने बोला भाई मुझे तो कोई गलती ही नहीं मिली, सेकंड सिचुएशन, राइट? तो ये दोनों ही चीजों को, दोनों ही सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? दीज आर ऑडिट एविडेंस। चलेगा? इस बात पे आप हम दोनों एक ही पेज के ऊपर है? यस।
अच्छा, बट कई बार ना ऐसा भी होता है कि आपको एविडेंस ही नहीं मिलते हैं, आपको एविडेंस ही नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं एविडेंस मिलेंगे? देखो मैं आपको रीजन बता देती हूं। जैसे कि आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी या आपने कोई और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, जैसे कि आपने इंस्पेक्शन करी या कोई और ऑडिट प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। इंस्पेक्शन बोले तो जैसे कि आपने चेकिंग करी, तो जो भी आपने काम किया वहां से आपको एविडेंसेस तो मिले, बट इतने नहीं मिले जिसको आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कह पाओ। तो फिर आपको बेस नहीं मिला जिसकी बेसिस पे आप कंक्लूजन दे पाओ। तो मैं कहूंगी कि आपको एविडेंस नहीं मिले। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरा क्या होता है, कई बार आप काम ही नहीं कर पाते, इसको हम कहते हैं स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लग जाना। क्या नहीं कर पाते? कई बार आप काम ही नहीं कर पाते, स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लग जाना। स्कोप मतलब क्या? तुम्हारा काम क्या था, आपको ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस देनी है, ये आप ऑब्टेन नहीं कर पाते। बट मैम मैं काम क्यों नहीं कर पाऊंगा? मान लेते हैं कि आपने बोला कि मुझे डेटर की टेस्टिंग करने के लिए डेटर्स की एजिंग रिपोर्ट चाहिए, बट मैनेजमेंट वो रिकॉर्ड आपको नहीं देना चाह रही है, या मैनेजमेंट तो देना चाह रही है बट उसके पास वो रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी अपना काम करने के लिए, एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली। मतलब इन शॉर्ट आप अपना काम नहीं कर पाए। तो आप अपना काम नहीं कर पाए तो भी तो आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिले। यस, सो मैं ये कहना चाहती हूं जब आप अपना ठीक है करा देंगे, जब आप अपना ऑडिट परफॉर्म करते हो तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप काम कर पाओगे या तो आप काम नहीं कर पाओगे। काम कर पाओगे मतलब या तो आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे या तो आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे क्योंकि आप काम नहीं कर पाए। जब आप काम कर पाए तो एविडेंस भी क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती है। अभी आपने मुझे बताया कि या तो मैं ये कंक्लूड करूंगा कि गलतियां है या तो मैं बोलूंगा गलतियां नहीं है। इन दोनों में से एक चीज हो सकती है। यस बेटा, यही तीन सिचुएशन कुल मिलाकर आपके डिफरेंट ओपिनियन बनाएगी। ठीक है, सो अगर मैं आपको बताना चाहूं कि कैसे आप अपना ओपिनियन दोगे, फटाफट आप अपनी नोटबुक खोलो और वहां पे लिखना शुरू करो ऊपर बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग, जैसे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, और इसके नीचे एक चार्ट बनाना शुरू करो। फिर वो चार्ट बनाने के बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उस चार्ट में आपने क्या लिखा। ऑल्दो जैसे हम उस चार्ट को बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट राइटिंग विद मी। सो टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, इसको हम दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। ठीक है, दो कैटेगरी कौन कौन सी लिखो। सबसे पहले रहेगी बेटा मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन, मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन, और दूसरा रहेगा अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन। ठीक है, अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन, राइट। अच्छा, ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन कब देता है, उससे पहले इसका मतलब लिखो, इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है। लिखो यहां पे, ऑडिटर विल इश्यू अ नेगेटिव रिपोर्ट और will modify his report। समझाएंगे इसको, his report। यहां पे लिखो अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन में ऑडिटर will issue क्लीन रिपोर्ट। क्लीन मतलब क्या, साफ सुथरी रिपोर्ट। क्लीन मतलब क्या, साफ सुथरी रिपोर्ट। मतलब जब उसको गलतियां नहीं मिली तब वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता है। ठीक है, चलो इसके नीचे लिखो टू सिचुएशंस इन विच मॉडिफाइड ओपिनियन विल बी गिवन। दो सिचुएशन है जिसमें मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा, और वो दो सिचुएशन क्या है,
नंबर 1, नंबर 2, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, ठीक है। सिचुएशन 1 के अंदर मतलब क्या, व्हेन ऑडिटर इज एबल टू वर्क एंड कलेक्ट ऑडिट एविडेंस। यहां पे व्हेन auditor is not able to work and collect audit evidence, तो वो काम नहीं कर पाया। इसको अंडरलाइन कर लो नोट को ऐसे, ठीक है। और यहां पे able to work, ओके। इसके अंदर भी नीचे लिखो इसका मतलब ये हुआ व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स, सो आपने काम किया, एविडेंस मिले, उसके बेसिस पे फ्लो ऑफ ऑडिट आपने कंक्लूड किया दैट मटीरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट। इनफैक्ट लिखो मिस स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट, मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट। बट आपने तो बोला था कि ऑडिटर का ओपिनियन सिर्फ मटेरियल मिस स्टेटमेंट से इफेक्ट होता है। डेफिनेटली अभी उसको आगे लेके जाएंगे। व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट एंड इफ द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, दो हिस्से बना दो, material but not pervasive, situation 2, material and pervasive, ठीक है। सो मटेरियल होगा गलती तभी इफेक्ट आएगा, तभी ओपिनियन इफेक्ट होगा। तो देखो मटेरियल तो दोनों जगह आ रहा है, परवेसिव क्या अभी डिस्कस करेंगे। तो ऑडिटर यहां पे इशू करता है बेटा क्वालिफाइड ओपिनियन, और गलतियां हैं और उसका इफेक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मटेरियल और परवेसिव दोनों है, तो ऑडिटर इशू करेगा एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन ये लिख के हो जाए तो बताओ, सो दैट आई कैन मूव टू सेकंड साइड ऑफ द चार्ट। ये लिख के हो जाए तो बताओ, सो दैट आई कैन मूव टू सेकंड साइड ऑफ द चार्ट। डन, चलो फिर आ जाओ इस साइड। व्हेन द ऑडिटर इज नॉट एबल टू वर्क एंड कलेक्ट ऑडिट एविडेंस, लिखो यहां पे auditor is not able to conclude whether misstatement exists or not, उसको नहीं पता लगा गलतियां है या नहीं, क्योंकि काम ही नहीं कर पाया, उसका एविडेंस ही नहीं मिले, तो फिर वो बता कैसे पाएगा कि गलतियां है या नहीं, ठीक है। फिर इसको आगे लिखना ऐसे, इफ द, एक डिफरेंस है बेटा यहां पे, पॉसिबल इफेक्ट, वहां पे क्या था इफेक्ट, यहां पे क्या पॉसिबल इफेक्ट। लैग आ रहा है फिर से, आशीष सिर्फ आपकी क्लास में लैग आता है बेटा, किसी और उसमें भी लैग आ रहा है, क्योंकि मुझे मेरी क्लास ना प्रॉपर दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरे सामने भी क्लास चल रही है ना, मेरे फोन में दूसरी डिवाइस में। ओके, सो इफ द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ नॉट डिटेक्टिंग, if the possible effect of not detecting misstatement is, if the possible effect of not detecting misstatement is, इसके भी दो हिस्से बन जाएंगे।
जैसे अभी बनाए, मटीरियल बट नॉट परवेसिव, बट नो परवेसिव, यहां पे मटीरियल बट परवेसिव, ठीक है। तो यहां पे ऑडिटर इशू करेगा बेटा क्वालिफाइड ओपिनियन और यहां पे इशू करेगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये लिख के हो जाए तो बताना, फिर इसको डिस्कस करेंगे, फिर एक बार ऊपर भी आएंगे जो क्लीन ओपिनियन वाली बात है, एक बार उसमें भी कुछ लिखवाना है, बट ये लिख के हो जाए तो बताओ। इफ यू आर डन विद दिस लेट मी नो। थोड़ा सा ऊपर, ये लो, डन। चलो अब आ जाओ एक बार ऊपर, फिर यहां पे ऑडिटर विल इशू क्लीन रिपोर्ट, लिखना कब, व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स, वो काम कर पाया वो और उसने कंक्लूड किया दैट नो मटीरियल मिस स्टेटमेंट, नो मटीरियल मिस स्टेटमेंट exist in financial statements and financial statements are giving true and fair view. ट्रू एंड फेयर व्यू, तब वो देता है क्लीन रिपोर्ट ऑल्सो नोन एज अनमोडिफाइड ऑडिट ओपिनियन। जब ये हो जाए लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट। ऑल्दो आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया इसको चार्ट को पढ़ते हुए ही हो गया होगा कि इधर सिचुएशन कैसे क्लासिफाई होने वाली है, बट मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन बता देती हूँ। सिंपल सी बात है, देखो दो टाइप के ओपिनियन जाएंगे, या तो तुम नेगेटिव ओपिनियन दोगे जैसे कि उसको तुम कह रहे हो मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे, या तो तुम साफ सुथरी रिपोर्ट दोगे, दैट मींस आप क्लीन रिपोर्ट इशू करोगे। और क्लीन रिपोर्ट आप कब इशू करोगे, जब आप काम कर पाए, और काम कर पाए मतलब आपको एविडेंसेस मिल गए और एविडेंसेस के बेसिस पे ऑडिटर ने ये बोला है देखो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलतियां नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, तब तो आप क्या दोगे, क्लीन ओपिनियन दोगे, तो उसमें कोई अपना इशू नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप काम नहीं भी कर पाते हो और काम कर भी पाते हो। तो देखो मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन दो सिचुएशन में जाएगा, और वो दो सिचुएशन क्या है। सिचुएशन नंबर 1, जहां पे ऑडिटर काम कर पाया एज इन आप प्रोसीजर परफॉर्म कर पाए, यू वर एबल टू वर्क, आपने कलेक्ट किया ऑडिट एविडेंस, और उन ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पे ऑडिटर ने कंक्लूड किया है कि गलतियां तो है। अभी आपको मैंने दिखाया ना कि आप काम कर पाए, आपको एविडेंस मिले, तो दो कंक्लूजन हो सकती है, या तो आप बोलोगे गलतियां है तो वो ये हो गया, या तो आप बोलोगे गलतियां नहीं है, तो गलतियां नहीं है तो वो अनमोडिफाइड वाली सिचुएशन में चला गया। तो आप काम कर पाए, आपने बोला कि गलतियां तो है, और उन गलतियों का इफेक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कैसा आ रहा है। अगर उनका इफेक्ट मटेरियल है तो इससे आपका ओपिनियन अफेक्ट होगा। मटेरियल बोले तो जो हमने मटेरियलिटी वर्ड पढ़ा था, सो मटेरियल है तभी उनसे आपका ओपिनियन अफेक्ट होगा। सो कोई भी चीज इमटेरियल है उससे ओपिनियन तो अफेक्ट नहीं होगा। इसी वजह से दोनों ही सिचुएशन में मटेरियल वर्ड तो आ रहा है। और इनफैक्ट अगर आप साइड वाला मॉडिफाइड ओपिनियन भी देखोगे ना, वहां पे भी मटेरियल है तो आप उसको ओपिनियन के लिए कंसिडर करोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आप काम कर पाए, गलतियां आपको मिली, उन गलतियों का इफेक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। व्हाट इज दिस परवेसिव? परवेसिव को समझो कितना इफेक्ट आ रहा है अभी के लिए। कितना इफेक्ट बोले तो अगर बहुत ज्यादा इफेक्ट है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तो फिर आप एडवर्स ओपिनियन देते हो। एडवर्स ओपिनियन का मतलब आप कंप्लीटली नेगेटिव रिपोर्ट देते हो। आप ये कहते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। मैम एग्जांपल देके बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूं। देखो ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर बेटा ये डेटर्स है। डेटर्स का अमाउंट कितना, जस्ट एन एग्जांपल 80,000 का है। अच्छा, और टोटल एसेट कितने हैं मान लेते हैं, इसमें बाकी सारे और भी काफी सारे एसेट्स होंगे, राइट। इधर नीचे टोटल एसेट आपका कितना आ रहा है, टोटल ऑफ एसेट ये 1 लाख रुपए है। अच्छा यस, अब 80,000 1 लाख का कितना बना, 80% बना। समझ में आ रहे? तो आपने काम किया, डेटर्स में आपको गलतियां मिली, तो आप ये कह रहे हो कि डेटर्स के अंदर गलतियां हैं। तो बेटा आप ये कहना चाह रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 80% फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड।
यही तो मतलब हुआ कि 100% एसेट में से 80% एसेट गलत है। तो इसका मतलब जो इफेक्ट है, जो गलतियां आपको मिली, वो मटेरियल तो होगा ही, आपकी मटेरियलिटी से तो ये ऊपर होगा ही, तभी आपके ओपिनियन में इसका इफेक्ट आ रहा है। बट उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा भी है, परवेसिव भी है। ये आपने कैसे देखा? पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कितने पोर्शन में गलतियां आपको मिली, तो कितने पोर्शन में गलतियां मिली? 80% के अंदर। तो आप बोलोगे इफेक्ट मटेरियल तो है ही, साथ साथ में परवेसिव भी है, क्योंकि इफेक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ऑडिटर यहां पे क्लियरली बोल के जाएगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मुझे ओपिनियन दे रहा था ना, तो वो नेगेटिव ओपिनियन देके जाएगा, एडवर्स ओपिनियन। वो बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर। और अगर मैं इसको चेंज करके ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी कर दूं कि डेटर सिर्फ 5% है, डेटर सिर्फ 5% है एसेट का, सिर्फ एक एग्जांपल है, डेटर सिर्फ आपका 5% है, 5% आई थिंक 5000 ही बनेगा, ठीक है। सो अगर मैं ये कह दूं कि डेटर में गलतियां हैं, तो आप ये बोलोगे 5% फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को छोड़कर बाकी 95% फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। यही तो बोलोगे कि 5% अगर मैं गलतियों को छोड़ दूं बाकी सब कुछ सही है। इसका मतलब यही हुआ, यस। इसको आप कहते हो इफेक्ट मटेरियल तो है, वो आपकी मटेरियलिटी से ज्यादा की गलतियां होंगी। इसका मतलब मटेरियलिटी आपकी 5000 या 5000 से ऊपर की आपने रखी होगी। सो आपकी ये मटेरियलिटी लेवल को तो टच कर रहा होगा, बट इनका इंपैक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं आ रहा होगा। इसको हम कहते हैं, यहां पे ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। सो क्वालिफाइड ओपिनियन में आप जो वर्डिंग यूज करते हो वो ऐसी होती है, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। जो गलतियां मुझे मिली, अगर मैं उन गलतियों के इफेक्ट को छोड़ दूं, मतलब अगर मैं खाली 5% गलतियां निकाल दूं, 5% गलतियों को निकाल दूं, बाकी सब कुछ सही है। सब कुछ सही है मतलब आप बोलते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ये आपकी वर्डिंग हो जाती है, ट्रू एंड फेयर व्यू। सो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ये देखना है कि जो गलतियां मुझे मिली वो गलतियों का इफेक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कितना आ रहा है। अगर उन गलतियों का इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, राइट, तो आप दोगे एडवर्स ओपिनियन। बहुत ज्यादा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जैसे कि अमाउंट से आप देख रहे हो। आगे जाके जब हम इनका स्टैंडर्ड पढ़ेंगे जो 705 होता है, वहां पे जाके हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि मॉडिफिकेशन जब आप देते हो ना रिपोर्ट के अंदर, नेगेटिव ओपिनियन देते हो, तब आप नेचर भी देखते हो, बट अभी आप अमाउंट के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो बेटा फिर आप देते हो एडवर्स ओपिनियन, बट अगर आपको गलतियां मिली, गलतियां मटीरियल है, मटीरियलिटी लेवल से तो ऊपर है, बट उनका इफेक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, तो आप बोलते हो कि अगर मैं इन गलतियों के इफेक्ट को छोड़ दूं, खाली इनके इफेक्ट को निकाल दूं, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, बाकी सब कुछ सही है। सब कुछ सही मतलब बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। उस केस में ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देता है। आर यू विद मी ऑन दिस? क्या आपको ये समझ में आया? राइट। अब दूसरी जो साइड है, दूसरी साइड हमने क्या बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिटर को एविडेंसेस मिलेंगे ही नहीं, आप काम नहीं कर पाओगे। और मैंने आपको बता दिया कि आप काम शिफ्ट टू लेफ्ट, कहां बेटा, इधर आ जाओ, आप काम नहीं कर पाओगे। आपने नोटबुक के अंदर लिखा था ओपन दैट नोटबुक, चलो आप काम नहीं कर पाओगे। कई बार ऐसा भी होगा कि आप काम नहीं कर पाओगे। आपने मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी, मैनेजमेंट ने वो इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर दिया, ठीक है, मैनेजमेंट ने वो इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर दिया, तो आपको एविडेंसेस नहीं मिले। तो एविडेंसेस नहीं मिले तो मैं कह सकती हूं ना कि ऑडिटर कंक्लूड ही नहीं कर पाया कि गलतियां है या नहीं। मैं आपको एग्जांपल देती हूं, जैसे कि डेटर्स के एरिया में आप काम करना चाह रहे थे, आपने डेटर्स के एरिया में एविडेंसेस मांगे मैनेजमेंट से, मतलब इंफॉर्मेशन मांगी, मैनेजमेंट के पास वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाए। सो देखो, काम कर पाए तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है मैं काम कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। अगर आप काम नहीं कर पाए तो फिर आप इधर आ जाओगे, या तो फिर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे या तो डिस्क्लेमर दोगे, तो आप काम नहीं कर पाए। फिर आप ये देखोगे जिस एरिया में काम नहीं कर पाया वो एरिया पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। जैसे कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, यस, ये ऑडिटर का क्या बोला बेटा मैम, 5% डेटर मटीरियल मिस स्टेटमेंट। ऑब्वियसली मटीरियलिटी कौन डिसाइड करता है? मटीरियलिटी कौन डिसाइड करता है? इट इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। सुनना,
हमने ये पहले डिस्कस कर लिया कि क्या मटेरियल होगा क्या मटेरियल नहीं होगा, इट इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। जब तुम प्लानिंग करते हो ऑडिट की उसी टाइप पे सेट कर लेते हो। चलो इधर आ जाओ, मैं ये कहना चाह रही हूं, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये बैलेंस शीट का एरिया है डेटर्स। सिंपल सा वही कंसेप्ट रहेगा। पहली सिचुएशन 80,000 के डेटर्स है, टोटल एसेट बनते हैं 1 लाख रुपए की। बेटा आप डेटर्स के एरिया में काम करना चाहते थे, मैनेजमेंट ने कर दिया मना, तो मतलब इफेक्ट मटेरियल और परवेसिव दोनों है। मतलब परवेसिवनेस का मतलब इधर चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप 80% फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट ही नहीं कर पाए, आपको 80% एरिया में काम करने का मौका ही नहीं मिला, तो ऑडिटर यहां पे इशू करता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और जब वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करता है ना, वो पता क्या कहता है कि मैं ना कोई ओपिनियन ही नहीं दे रहा, ऑडिटर डू नॉट गिव एनी ओपिनियन। वो खाली ये बोल देता आई डू नॉट गिव एनी ओपिनियन, क्योंकि मैं काम ही नहीं कर पाया, ठीक है। और अगर यही डेटर्स 5,000 होते तो 5% होते तो वो बोलता है कि खाली अगर उन गलतियों के पॉसिबल इफेक्ट को छोड़ दूं। पॉसिबल क्यों कह रहा है? क्योंकि गलतियां तो आपको मिली ही नहीं, तो आपको क्या इफेक्ट है उन गलतियों का आप नहीं बता सकते। अगर मैं उन गलतियों के पॉसिबल इफेक्ट को छोड़ दूं जिनको मैं ढूंढ नहीं पाया, बाकी सब कुछ सही है। सो एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, बाकी सब कुछ सही है। तो मैं 5% एरिया जो मैं चेक नहीं कर पाया, वहां पे जो गलती है जिनको मैं ढूंढ नहीं पाया, उनके पॉसिबल इफेक्ट को छोड़ दूं, बाकी सब कुछ सही है, तब ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देता है। मैं दोबारा बता देती हूं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सुनना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इधर आ जाओ रफ शीट के ऊपर वापस से। आपको सबसे पहले क्या पूछना है, कोई आपसे पूछेगा ओपिनियन कैसा दोगे, तो आपको ना ये क्वेश्चन पूछना है, ये बताओ भाई मैं काम कर पाया या काम नहीं कर पाया। काम नहीं कर पाया। सो अगर आप काम कर पाई तो ये पहली सिचुएशन होगी, और अगर आप कह रहे हो कि काम नहीं कर पाया तो अपना दूसरे सिचुएशन में चार्ट चला जाएगा। उसने बोला यस तुम काम कर पाए, तो दैट मींस वी हैव ऑडिट एविडेंस, यस वी हैव ऑडिट एविडेंस। अब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे ये ऑडिट एविडेंस से आपको गलतियां मिली, मिस स्टेटमेंट मिली या मिस स्टेटमेंट नहीं मिली। वो बोलेगा यस मिस स्टेटमेंट मिली, तो बेटा आपके पास अब 2 ऑप्शन हो गए, क्योंकि काम तो आप कर पाए, और 2 ऑप्शन कौन से होंगे, या तो अब आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे या तो आप एडवर्स ओपिनियन दोगे। और आप काम कर पाए बट आपको कोई गलतियां नहीं मिली, तो क्लियरली आप क्लीन रिपोर्ट इशू करोगे। ये तो कंसेप्ट अपने को क्लियर है, यस। और आप काम कर पाए और आपको पता है कि जो गलतियां मिली वो मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट मटीरियल है पर बहुत ज्यादा नहीं है, परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया। इफेक्ट मटीरियल तो है, मतलब डेफिनेटली गलतियां मटेरियल तो है, बट उनका इफेक्ट ना परवेसिव भी है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, तो आप एडवर्स ओपिनियन दोगे। जैसे कि मैम, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि जिस एरिया में तुम काम कर रहे थे वो डेटर्स का एरिया था, और डेटर पूरे एसेट का सिर्फ 5% बनता था, 5% में तुम्हें गलतियां मिली, इसका मतलब 5% फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, बाकी 95% में सब कुछ सही है। ऑडिटर ये कहना चाहता है यस। तो जब आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे तो आप उस तरीके से ही वर्डिंग लिखते हो कि अगर मैं उन 5% गलतियों के इफेक्ट को छोड़ दूं जो मुझे डेटर्स के एरिया में मिली है, बाकी सब कुछ सही है। और अगर आप एडवर्स ओपिनियन की बात करोगे तो आप ये कह रहे हो कि जो गलतियां आपको मिली उसका इफेक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बोले तो जैसे कि बेटा डेटर्स आपके टोटल एसेट का 80% बनता है, 75% बनता है, तो आप जितने अमाउंट में आपको गलतियां मिली पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो 80% है। तो आप ये कहना चाह रहे हो 80% फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, यस। तो यहां पे ऑडिटर कंप्लीटली नेगेटिव ओपिनियन देता है और वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नजरिए से देखो तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि आप मेजॉरिटी के बेसिस पे जा रहे हो। डन है, ये क्लियर है। और अगर आप काम नहीं कर पाए, इधर आ जाओ, काम नहीं कर पाए तो अपने को इधर भी मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, पर 2 ऑप्शन वो क्या रहेंगे, एक ऑप्शन हो जाएगा अपने पास क्वालिफाइड ओपिनियन, और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप क्लियरली डिस्क्लेमर इशू करके जाओगे। यू विल गिव डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन आप कब इशू करोगे, काम तो आप नहीं कर पाए, यस, बट जिस एरिया में काम नहीं कर पाई वो एरिया पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट था ये देखोगे।
तो आप बोलोगे यार वो एरिया ना ऐसे डेटर्स के एरिया में काम नहीं कर पाया, वो सिर्फ 5%, 7%, 2%, 0.5% इतना बनता है टोटल एसेट का। तो मतलब अगर आप 5% डेटर टेस्ट नहीं कर पाए, बाकी 95% फाइनेंशियल आपने चेक कर ली, यस वो 95% फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई गलतियां नहीं मिली, तो फिर आप कैसा ओपिनियन देके जाओगे? क्वालिफाइड ओपिनियन देके जाओगे। और यहां पे आप बोलते हो एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट। अगर मैं उन गलतियों के पॉसिबल इफेक्ट को छोड़ दूं जिनको मैं ढूंढ नहीं पाया डेटर्स के एरिया में, बाकी सब कुछ सही है। सब कुछ सही है मतलब बाकी सब कुछ सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो। और जहां पे आप मेजॉरिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं कर पाए, जैसे कि वही एग्जांपल, ये डेटर है, डेटर आपका 80,000 है, टोटल एसेट 1 लाख है, 80,000 ठीक है या नहीं, आप नहीं काम कर पाए, तो आप बोलोगे कि मैं काम ही नहीं कर पाया क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप ऑडिट नहीं कर पाए, तो आप डिस्क्लेमर इशू करोगे। इट्स दैट सिंपल। तो अपने को सबसे पहले क्या बोलना है, सबसे पहले क्या पूछना है, काम कर पाया या नहीं कर पाया? नहीं कर पाया तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, बताओ वो 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं, फिर हम डिसीजन लेंगे। अगर मैंने आपसे पूछा कैसा ओपिनियन देना है, तो आप पहले पूछोगे काम कर पाया या नहीं कर पाया। मैं कह रही हूं काम नहीं कर पाए, तो आप 2 ओपिनियन कौन से दोगे? यस ये क्या क्वेश्चन है, ऑडिटर को कंपनी मना क्यों करेगी रियल लाइफ में? मैं बताती हूं क्यों मना करेगी, लेट मी टेल यू। पहले आप ये बताओ, पहले आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, फिर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी कि कंपनी क्यों मना करेगी। क्वालिफाइड है डिस्क्लेमर, वेरी गुड। एक जवाब आ रहा है मुझे कि अगर आप काम नहीं कर पाए तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। अरे 2 ऑप्शन बताने बेटा, क्वालिफाइड एंड डिस्क्लेमर। हाँ क्योंकि अभी मैंने आपसे अगला क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि आप क्वालिफाइड इशू करोगे और आप डिस्क्लेमर इशू करोगे। मैं ये कह रही हूं कि जिस एरिया में आप गलतियां नहीं ढूंढ पाए, ठीक है, वो गलतियों का इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट जिनको आप नहीं ढूंढ पाए, मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है। मतलब मटीरियल तो है, मटीरियलिटी को तो वो टच कर है, बट परवेसिव नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो कैसा ओपिनियन दोगे? तो कैसा ओपिनियन दोगे? फटाफट। जिस एरिया में तुम गलतियां नहीं ढूंढ पाए वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी गुड, यू विल गिव क्वालिफाइड ओपिनियन। अब मैं दूसरा आपको स्टेटमेंट चेंज कर रही हूं, ध्यान से सुनना। ऑडिटर ने कंक्लूड किया दैट देयर आर नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसा ओपिनियन दोगे? ऑडिटर ने कंक्लूड किया दैट देयर आर नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कैसा ओपिनियन दोगे? मुझे एक जवाब सही मिला है, महिमा का गधो। क्वालिफाइड कैसे दे दिया? मैंने बोला कैसे जवाब दे रहे हो ये, देखा मैंने तुम्हें फंसाया और तुम फंस गए। मुझे सिर्फ 2 ही जवाब सही मिले हैं, एक आधा बीच में अब आ रहे हैं सही। मैंने बोला कि ऑडिटर ने कंक्लूड किया एविडेंस मिले दैट देयर आर नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां नहीं है, तो कैसा ओपिनियन दोगे? क्लीन ओपिनियन दोगे। एग्जैक्टली आप नेगेटिव ओपिनियन में पहुंच ही कैसे गए जब आपको गलतियां ही नहीं मिली? तो मैं ये कहना चाह रही हूं नेगेटिव ओपिनियन 2 सिचुएशन में जाएगा, या तो गलतियां मिली या तो आपको पता ही नहीं है। सो मैंने तो वो दोनों सिचुएशन में से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, मैंने जानबूझ के दूसरी साइड में चलेगी चार्ट की, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी उस साइड के ऊपर है ना। चलो अगला क्वेश्चन, नो चांदनी, यू आर रोंग। आप प्लीज, जो मैं कह रही हूं इट्स नॉट दैट रॉकेट साइंस, इसको समझने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन बेटा, मान लेते हैं तो एक एरिया है परचेजेस का, उधर काम कर रहे थे, ठीक है। काम करते हुए तुम्हें पता लगा कि यार परचेजेस के एरिया में गलतियां है, बट परचेजेस का एरिया पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मैं मान लेती हूँ यार वो 7% कुछ बनता है, 8% कुछ बनता है, बाकी सब कुछ मतलब खाली परचेजेस में अगर मैं छोड़ दूं ना, उसका इंपैक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इतना नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ तुम्हें कहीं पे कोई गलतियां नहीं मिली, तो कैसा ओपिनियन दोगे? क्योंकि तुम चार्ट रट लेते ना, उसकी इंटरप्रिटेशन भूल जाते हो। वेरी गुड, तो कैसा ओपिनियन दोगे? क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे। और अगर मैं कह रही हूं कि जिस एरिया में तुम्हें गलतियां मिली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा ओपिनियन दोगे? जिस एरिया में तुम्हें गलतियां मिली वो एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसा ओपिनियन दोगे? एक आया गलत जवाब,
एडवर्स ओपिनियन ठीक है, ये क्वालिफाइड मुझे लग रहा है पीछे का आ रहा है, ये डिस्क्लेमर कैसे आ गया? मैंने तो बोला ही नहीं कि आपको एविडेंस नहीं मिले, इट्स जस्ट सो सिंपल कंसेप्ट। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये डिस्क्लेमर वाले सारे गलत। अरे भाई रुक जाओ, तुम एडवर्स को डिस्क्लेमर के साथ कैसे मिला रहे हो? एडवर्स और डिस्क्लेमर, तुम्हें ग्रुपिंग समझ में नहीं आ रही है क्या कि दो चीजें हैं, क्वालिफाइड और एडवर्स एक साथ जाएगा, एडवर्स और सॉरी क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर एक साइड। ये तुम्हें ग्रुपिंग समझने में कोई बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? ये ग्रुपिंग है, तुमने अपना ही ग्रुप बना दिया एडवर्स और डिस्क्लेमर। ये कैसे बना दिया? ये तो मैंने बताया ही नहीं कभी, ये कुछ होता ही नहीं है। आपको सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है, ये मॉडिफिकेशन के टाइप है, दीज आर द टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। इसके अलावा एक अपना ओपिनियन रहेगा, क्लीन ओपिनियन, क्वालिफाइड और एडवर्स, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। ये कंफर्म्ड है कि क्वालिफाइड ओपिनियन तब जाएगा जब इफेक्ट मटेरियल नहीं है, परवेसिव नहीं है, सॉरी मटेरियल है बट बहुत ज्यादा नहीं है, तो दोनों ही सिचुएशन में क्वालिफाइड है। ये समझ में आ रहा है? बट क्वालिफाइड और एडवर्स ये कब दोगे? जब काम कर पाए, आपके पास एविडेंसेस है और आपने बोला कि मिस स्टेटमेंट है। इधर क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर तब इशू करोगे जब आप काम ही नहीं कर पाए, आपके पास एविडेंसेस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है या नहीं। समझ पा रहे हो? आप अलग ही चल रहे हो। हाँ, ऑफ कोर्स आई कैन एक्सप्लेन इट, ये दोबारा से मैंने एक्सप्लेन किया। सिंपल सा कंसेप्ट है गधो, तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या मुझे एविडेंसेस मिले या नहीं मिले। मैंने बोला मिले तुम्हें एविडेंस, मैंने तुम्हें पहले ही बताया एविडेंस का मतलब दोनों चीजें हो सकती है, या तो तुमने बोला कि ये गलती है या तो आपने बोला कि गलती नहीं है। मैंने बोला कि एविडेंस मिले और आपने ये कंक्लूड किया कि गलती नहीं है, तो गलती नहीं है तो सब कुछ सही है, तो क्लीन रिपोर्ट। बट आप कह रहे हो गलती है, मतलब एविडेंस है तुम्हारे पास कि गलती है, हाँ, तो फिर आप चले जाओ इस साइड, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन या तो एडवर्स ओपिनियन। और जब बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा तो आप एडवर्स दोगे, नहीं तो आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देना है। दूसरा सिचुएशन क्या है? आप काम नहीं कर पाए, आपको एविडेंस नहीं मिले, जिस एरिया में आप काम नहीं कर पाए, गलतियां नहीं ढूंढ पाए, वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो डिस्क्लेमर, नहीं तो यहां पे भी क्वालिफाइड ओपिनियन। इट इज दैट सिंपल। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, मुझे स्टार्टिंग कहां से करनी है, क्या मैं काम कर पाया या मैं काम नहीं कर पाया। फटाफट बताओ। जब एविडेंस मिले नहीं तो ये कैसे बोल सकते हैं गलती? बोल तो हमने तो बोला ही नहीं गलती है, एविडेंस मिले ही नहीं, मैंने तो बोला नहीं गलती, मैंने तभी तो बोला। वहां पे वर्डिंग देखो ना जाके क्या लिखी हुई है बेटा, यहां पे आप देखो, जहां पे आप डिस्क्लेमर दे रहे हो एविडेंस आपको नहीं मिले, इफ द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ नॉट डिटेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट, कि जिस एरिया में मैं गलतियां नहीं ढूंढ पाया, उन गलतियों को ना ढूंढ पाने का पॉसिबल इफेक्ट, हमें ये भी नहीं पता कि कितना इफेक्ट है। अगर वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड, मटेरियल है और परवेसिव भी है तो डिस्क्लेमर। सिंपल। एक बार इसका क्विज करो। अभी एक क्विज ही तो चल रहा था, तुम उसमें भी मुझे डरा रहे हो कि अपने ही ग्रुप बनाना तुमने शुरू कर दिया। मैं आपके साथ क्विज ही तो खेल रही थी। तो फिर क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट में ये भी बताना पड़ेगा कि क्या नहीं। हाँ, ये भी बताया था मैंने, अभी मैं आपको दिखाती हूं। ओपिनियन सेक्शन जब आप डालते हो तो नीचे बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन डालते हो कि किस बेसिस पे अपना ओपिनियन दे रहे हो। चलो, हाँ तो बता तो दिया मैंने आपको। परवेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लिखो यहां पे हिंदी में, परवेसिव का मतलब है बहुत ज्यादा। अभी मैंने आपको परवेसिवनेस एग्जांपल से समझाया ना, इसका मतलब है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। चलो मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछ लेती हूं, फटाफट आप मुझे ये बताओ दैट अगर ऑडिटर इज नॉट एबल टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस, तो दो टाइप के ओपिनियन कौन से जा सकते हैं? क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया ना, फिर आगे की कहानी मुश्किल नहीं है। कुछ बच्चों को तो आगे मैंने उनके आंसर देख लिए थे, पर जो बहुत कुछ बच्चे बीच में ही अटक गए हैं, ये लास्ट चांस है फिर, है ना। वेरी गुड, अनमोल ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ये लो क्लीन वाला। यस, तो आ तो गए, वेरी गुड। और अगर आपको एविडेंस मिले, ऑडिटर इज able to collect audit evidence and he concludes that there are material misstatement in the financial statements, so what kind of opinion you could give? तो किस टाइप के ओपिनियन आप दे सकते हो? किस टाइप के ओपिनियन आप देख सकते हो? If you have
conclude that there are material misstatement in the financial statements. Yes, qualified and adverse. दोनों में से कोई एक ही दोगे, दोनों नहीं देके जाओगे, क्योंकि मैंने बताया नहीं बेटा कि वो इनका इफेक्ट परवेसिव है या नहीं, या तो क्वालिफाइड दोगे या तो एडवर्स दोगे, सिंपल। और जब आपको एविडेंस मिले और आपने कंक्लूड किया कि गलतियां है, तो आप दोनों में से एक करोगे, ठीक है। और गलतियां नहीं है तो फिर आप क्लीन रिपोर्ट इशू करके चले जाओगे। ये इतनी तो सिचुएशन है, बस चार्ट खत्म हो गया। अब आ जाओ आप फटाफट, ये डिस्कशन भी खत्म होगी। लेट्स कम टू, ये एनुअल रिपोर्ट है जो मैंने खोल के रखी हुई है, ये रिलायंस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो मैंने आपको 6 एलिमेंट बताए वो चीजें आती है, मतलब मोस्टली फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर बात हो रही होती है। लेकिन जब आप किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखते हो ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है, ऑडिटर का रिपोर्ट भी है, वो अपने नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में भी बता रहा है। मतलब वो ये भी बता रहा है मैंने अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग क्या दी, मेरी कहाँ कहाँ पे ब्रांचेज है, मेरा आगे आने वाला काम क्या रहेगा। मतलब आप अपनी कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस समझ लो इसको, जो तैयार करते हैं, जिसे आप कहते हो एनुअल रिपोर्ट। और इसी एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल्स भी आते हैं। इसी एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपके कंपनी का जो ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाया है, ऑडिट रिपोर्ट, वो भी आता है। अगर आपकी कोई और डिफरेंट टाइप की ऑडिट होती है, जैसे सेक्रेटरियल ऑडिट होती है, वो भी इधर आ जाता है। और डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी को बनाने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स जो कंपनी को बनानी पड़ती है, वो भी आपको एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिल जाती है। सो अगर आप किसी कंपनी के बारे में मतलब हर एक चीज जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसकी एनुअल रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप रेफर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? चलो मैं आपको यहाँ पे आपका ओपिनियन जो रिपोर्ट दिखती है ऑडिटर की, वो मैं दिखाने आई हूं। अब आपको ना ये चीजें समझ में आएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब अबाउट द फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट डिस्क्राइब अबाउट, यस चलो, यस सो वी हैव हियर आवर ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो ध्यान से देखना बेटा, ये रिलायंस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है। इसने ऊपर सबसे पहले हेडिंग दी है। ये सब कुछ हम ना चैप्टर नंबर 8 के अंदर सीखते हैं कि ये हेडिंग है, इसको क्या बोला जा रहा है, ये एड्रेस ही है, उसके ऊपर मुझे फोकस नहीं करना। मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ, आपने जो मेहनत करी है, थोड़ी बहुत चीजें आपको क्लिक हो रही है। अब सुनना क्या लिखा हुआ है, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक वर्ड था ऑडिट की डेफिनेशन में जिसको हमने छोड़ा था, इंडिपेंडेंट, राइट। और मैंने बोला चैप्टर नंबर 11 में इसको डिटेल में सीखेंगे। और इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो आपकी कंपनी का ऑडिटर होता है, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, राइट। और वो लेना देना कैसे डिफाइन करेंगे, चैप्टर 11 आपको बताएगा। तो इसी वजह से ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये ऑडिट रिपोर्ट एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट है, ठीक है। फिर आप नीचे बताते हो कि ये रिपोर्ट किसको एड्रेस की जा रही है। इसको आप बोलते हो दिस इज द एड्रेसी। ये रिपोर्ट एड्रेस की जा रही टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कौन हो गया, ये हो गया आपका क्लाइंट, और ये वो लोग हो गए जिसको रिपोर्ट एड्रेस कर रहा है ऑडिटर। ये कौन बताएगा एड्रेसी कौन है? लो रेगुलेशन बताता है। जैसे कंपनीज के केस में कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी का ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाएगा उसके शेयर होल्डर्स को एड्रेस होगी, उसके मेंबर्स को एड्रेस होगी। सो ये रिपोर्ट किसको एड्रेस हो रही है? टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस कंपनी। क्या ये एड्रेस ही कोई और हो सकता है? हाँ, कोई और भी हो सकता है। ये या तो आपकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में लिखा होता है जब आप अग्रीमेंट साइन करते हो कि ये एंगेजमेंट परफॉर्म करने के बाद जो रिपोर्ट बनाओगे किसको एड्रेस करनी है, या तो कानून में लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम हेडिंग बोलते हैं कि ये जो ऑडिट आपने करी वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट है। व्हाट इज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अभी आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बट आप सिंपल से मान के चलो ये ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। ग्रुप मतलब क्या? जैसे कि देखो रिलायंस कंपनी की कितनी सारी सब्सिडरी कंपनी है, कितनी सारी एसोसिएट कंपनी है ना, जॉइंट वेंचर भी होंगी। तो उसको ना एक तो अपनी खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है और एक उसको ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है जिसके अंदर ग्रुप की पिक्चर आती है। तो जो ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसको आप कहते हो सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट यहाँ पे उसकी डिस्कशन नहीं हो रही है, यहाँ पे हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब किसी एक कंपनी की यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई होगी, उसकी ऑडिट ऑडिटर ने करी है और उसके ऊपर वो रिपोर्ट बना के जा रहा है, ठीक है। बेटा देखो नीचे क्या आ गया, सबसे पहला सेक्शन। हर एक रिपोर्ट के अंदर ऐसे हेडिंग्स होती है, सेक्शंस होते हैं और हर एक सेक्शन की एक हेडिंग होती है। तो पहला सेक्शन क्या है? ओपिनियन सेक्शन। और ओपिनियन सेक्शन की हेडिंग क्या हुई? ओपिनियन। ओके, पढ़ेंगे इसको। उसके नीचे जो अगला सेक्शन आएगा, अगला सेक्शन, दिस इज द सेकंड सेक्शन। ये सेक्शन क्या हो गया? बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन। तो ओपिनियन सेक्शन में जो भी तुम लिख के जाओगे
अगले सेक्शन में, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में, ऑडिटर ये बताता है किस बेसिस पे उसने अपना ओपिनियन दिया। जो तुम ये कह रहे थे कि अगर वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या वो एडवर्स ओपिनियन देगा, फिर उसको गलतियां बतानी पड़ेंगी ना, कितने अमाउंट की मिली। हाँ, वो बताएगा गलतियां कितने अमाउंट की मिली। ये जो स्टेटमेंट है वो यहां पे वो देगा कि गलतियां क्या थी बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के अंदर। मतलब वो बताएगा बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में कि ओपिनियन सेक्शन में जो उसने ओपिनियन दिया उसका बेसिस क्या है। समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं इधर, ये क्या है की ऑडिट मैटर वगैरह, ये सब बाकी अदर एलिमेंटरी रिपोर्टिंग के जो अभी हमने डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना मुझे आपको बताना है। अब मैं पढ़ना शुरू कर रही हूं ओपिनियन सेक्शन, आप देखते हुए जाना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले ना ये वाला जो पैराग्राफ है, ये इसको हम कहते हैं, इतने पैराग्राफ को इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी बोले तो इधर तुम कंपनी को इंट्रोड्यूस करते हो, कंपनी क्या है, सब्जेक्ट मैटर को इंट्रोड्यूस करते हो, तुमने किसका ऑडिट किया, सब्जेक्ट मैटर का पीरियड कौन सा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से साल की थी, ये डिस्कस कर रहे हो। इधर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। ठीक है, उसके नीचे ये जो सेकंड सब सेक्शन दिखाई दे रहा है, इधर ऑडिटर अपना ओपिनियन डालता है, ये ओपिनियन का पैराग्राफ है। तो हेडिंग ओपिनियन है, बट हमेशा एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, हर टाइप का ओपिनियन जब दोगे ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऊपर आएगा ही आएगा। अच्छा सुनना, आप ये क्या कह रहे हो, आप सबसे पहले कहते हो, बताते हो कि हमने ऑडिट किया, वी हैव ऑडिटेड। ये लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है। यस, जब आप आपके स्टैंडर्ड पढ़ेंगे वहां पे बताया गया कि रिपोर्ट ऐसे ही आपको बनानी है। तो आप क्लियरली एक स्टेटमेंट देखते हो, वी हैव ऑडिटेड द अकंपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकंपनिंग मतलब जो इसके ऊपर लगी हुई है, फाइनेंशियल इसके ऊपर लगे हुए हैं, हमने उनका ऑडिट किया बेटा। बट ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है, वी हैव ऑडिटेड द अकंपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट चेंज हो जाती है कब, जब ऑडिटर डिस्क्लेमर देता है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, डिस्क्लेमर जब आप इशू करते हो तो आप ये क्लियरली कहते हो मैं ऑडिट नहीं कर पाया। तो यहां पे आप ये बोलते ही नहीं कि हमने ऑडिट किया, फिर आप क्या बोलते हो, आप बोल देते हो वी वर इंगेज्ड, हमें अपॉइंट किया गया था टू डू दी ऑडिट ऑफ दिस कंपनी। ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। ऑल्दो ये सारी डिस्कशन ऐसे नंबर कहां पे आएगी, ये सारी डिस्कशन आपके ऐसे नंबर उसमें आएगी, 705 के अंदर आएगी। अगर ये खुला होगा तो मैं आपको दिखा सकती हूं, आई डोंट थिंक सो कि अभी ये ओपन है। ये डिस्क्लेमर का ही किसी तो बच्चे ने मुझे भेजा था, ये भी रिलायंस कंपनी का ही है। लेट मी सी, नीचे आना पड़ेगा आपको, इसके फाइनेंशियल्स, CSR, सेक्रेटरियल ऑडिट, काफी बड़ी रिपोर्ट है यार, बाद में देखते हैं उसको। ESG रिपोर्ट ही चल रही है इधर तो। चलो इसको बाद में देखते हैं। अच्छा नीचे है अब, छोड़ो बेटा, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। आई थिंक आई ओपन द रॉन्ग रिपोर्ट, या तो कौन से पेज के ऊपर है, 173। अभी देख ही लेते हैं, 278 है ना, रुको 173 पे है।
ये रहा, ठीक है। सो ये जो रिपोर्ट है ये डिस्क्लेमर के केस में है, तो आपका हेडिंग सेम ही रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, देखो ये सीएफएस के ऊपर थी, ये एसएफएस के ऊपर नहीं थी, तो इन्होंने चेंज कर दिया इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दैट मींस ये ग्रुप की आपकी ऑडिट रिपोर्ट है। फिर आपने इस रिपोर्ट को एड्रेस किया किसको? टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है। फिर उसके बाद आप बता रहे हो ये हेडिंग होती है, और ये क्यों आ रही है हेडिंग, अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी, जब हम आपके रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे इसकी रेलिवेंस है ये हेडिंग बनाने की, ठीक है। फिर आपने ओपिनियन सेक्शन बनाया। अब देखो जब आपने क्लीन रिपोर्ट इशू करी थी ना, वहां पे जो मैं अभी आपको दिखा रही थी वो क्लीन रिपोर्ट की आपकी वर्डिंग थी, और यहाँ पे ऑडिटर ने डिस्क्लेमर इशू किया है, तो आपका जो ओपिनियन सेक्शन की हेडिंग होती है वो भी नाम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे नेगेटिव ओपिनियन दे रहे हो, डिस्क्लेमर आपने इशू किया, तो ओपिनियन सेक्शन का नाम क्या हो गया? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन, है ना। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपने एक सेक्शन और बना दिया, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। तो फ्लो वैसे ही रहेगा, बट अकॉर्डिंगली जब आप मॉडिफिकेशन करते हो ऑडिट रिपोर्ट में तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज हो जाता है। अच्छा, मैं आपको क्या डिस्कस कर रही थी कि अगर आप ओपिनियन दे नहीं पाते, अगर आप डिस्क्लेमर इशू करते हो तो बेसिकली आप कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, आप ये क्लियरली बोलते हो दैट वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। देखो बोला हुआ उसने, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ग्रुप, कि हम कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमें एविडेंसेस ही नहीं मिले, इसलिए हम कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और जब आप ये कोई ओपिनियन नहीं देते, आप डिस्क्लेमर इशू करते हो, तब आप यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखते हो कि हमने ऑडिट किया है, क्योंकि आप ऑडिट नहीं कर पाए, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर देते हो, वी वर इंगेज टू डू दी ऑडिट, कि हमें अपॉइंट किया गया था ऑडिट करने के लिए, बट हम ऑडिट कर नहीं पाए क्योंकि आप कोई ओपिनियन यहाँ पे दे नहीं रहे हो। और यही स्टेटमेंट अगर आप बाकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जाके देखते हो तो यहाँ पे क्या लिखी हुई है? वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, हमने ऑडिट किया है इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। बट अगर आप डिस्क्लेमर इशू करते हो तो वहां पे आप ये स्टेटमेंट नहीं लिख पाते जो मैंने आपको दिखाया, वहां पे आप बोलते हो कि हमें अपॉइंट किया गया था, बस दैट इज द डिफरेंस। हाँ, पढ़ते हैं बेटा जो इन्वेस्ट करते हैं। चलो, आपने सबसे पहले क्या किया? आपने ये स्टेटमेंट दे दी कि हमने ऑडिट किया है, आपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर दिया। क्लाइंट कौन है? रिलायंस कंपनी, वो आप क्लियरली आइडेंटिफाई करते हो कि हमने ऑडिट किया है, राइट। फिर उसके बाद आप ये बताते हो कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी है, नोट्स टू अकाउंट्स भी है, और समरी है अकाउंटिंग पॉलिसीज की एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन की। तो आपने सब्जेक्ट मैटर को आइडेंटिफाई कर दिया। फिर आप ये भी बताते हो कि सब्जेक्ट मैटर कौन सा पीरियड कवर कर रहा है, जैसे कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अ पीरियड है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपने बनाई है फॉर द पीरियड एंडेड दैट डेट बोले तो फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2024 है, तो आपने ये भी बता दिया, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपको पहले दिन से जब आप रिपोर्ट बनाओगे ना, आपको हर एक रिपोर्ट के अंदर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डालना पड़ता है, जहां पे आप इंट्रोड्यूस करते हो, बताते हो कि मैंने ऑडिट किया। और अगर आप डिस्क्लेमर देते हो तो आप नहीं बताते हो कि मैंने ऑडिट किया, क्योंकि आपने कोई ओपिनियन नहीं दिया, तो आप बोलते हो मुझे अपॉइंट किया गया था ऑडिट करने के लिए। फिर आप सब्जेक्ट मैटर को आइडेंटिफाई कर देते हो, सब्जेक्ट मैटर क्या है, किसकी आपने चेकिंग करी, फिर क्या पीरियड वो सब्जेक्ट मैटर कवर कर रहा है, ये आप आइडेंटिफाई कर देते हो। उसके बाद आप अपना ओपिनियन देते हो यहाँ पे, और ओपिनियन की वर्डिंग भी हम सीखेंगे, बट ऐसा कुछ दिखता है जैसे कि इन आवर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में, टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मतलब एविडेंसेस है, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, जो भी एक्सप्लेनेशन मतलब क्लाइंट ने हमें जो बातें बताई उसके बेसिस पे, अफोरसेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप स्टैंड अलोन क्या है, सीएफएस क्या है, अभी के लिए प्लीज होल्ड कर लो, क्योंकि ये डिस्कशन आपके सिलेबस में बाद में आएगी। आप सिर्फ ये फोकस करो कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऊपर लगी हुई है, जो आप कैसे बना रहे हो बेटा, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये ओपिनियन भी आप कैसे दे रहे हो, ये ऑडिट कैसे हो रही है कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्या कह रहे हो, इन ऑडिटर्स व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, और वो कैसे बनाई गई हैं, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेस कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, सेक्शन नंबर 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो आप ऐसा अपना ओपिनियन देते हो। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? और अगर ये ओपिनियन आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो इसकी वर्डिंग अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि ऑडिटर ये क्लियरली कह देता है ओपिनियन सेक्शन में दैट आई डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
गेटिंग माई पॉइंट। और मैम अगर यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन होता तो फिर आप यही कहते एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर, जो मैंने बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में डिस्क्राइब करे हैं, बाकी सब कुछ सही है। तो ये वर्डिंग के ऊपर इतना मत जाओ, ये सारी वर्डिंग हम एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ऐसे नंबर 705, वहां पे हम सीखेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन के अंदर ऑडिटर किस टाइप का ओपिनियन देता है। अगर ये क्लैरिटी तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे से बीच में एक क्वेश्चन ये पूछा था कि मैम मैनेजमेंट हमें इन्फॉर्मेशन क्यों देगी, एक तो हमें ऑडिट कराने के लिए बुला रही है, फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन देने से भी मना करेगी, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ऑडिट कराना स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसा तो हो सकता है ना कि आपने कंपनी की मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फ्रॉड किया है, बट उसको ऑडिट तो करानी पड़ेगी, है ना। तो वो ऑडिट करा रही है, बट उसको पता है कि उसने सेल्स में फ्रॉड किया है। तो अगर आप उससे कोई ऐसा रिकॉर्ड मांग लोगे जो उसको पता है कि अगर मैंने रिकॉर्ड दिया और ऑडिटर ने इसको चेक किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो इन्फॉर्मेशन वो आपको नहीं देना चाहेगी। कॉमन सेंस की बात है। जैसे कि अगर आपके घर पे रेड पड़ जाते है और आपको पता है कि पैसे जहां पे आपने छुपाए हैं वो जगह का रास्ता थोड़ी ना आप ऑडिटर को बताओगे, या मतलब जो बंदा रेड करने के लिए आया। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो, जो आर्टिकलशिप में ऑडिट होता है और जो सीए बनने के बाद, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही यही तो इसमें क्या डिफरेंस है? आर्टिकलशिप में भी तुम वही काम कर रहे हो, सीए बनने के बाद भी तुम वही काम कर रहे हो, देयर इज नो डिफरेंस। हाँ, आज क्लास छोटी रख लेंगे, कोई इशू नहीं है, बट अभी एटलीस्ट 1.5 घंटे तक तो हम चलेंगे ना, ये अपना डन है ना। सो नाउ वी आर डन विद द बेसिक्स। अब आ जाओ फटाफट, लेट्स कम टू योर बुक। बुक में आ जाओ बेटा, चैप्टर नंबर 1 में। तुम्हें बहुत शौक था सिलेबस शुरू करने का, तुम्हारा सिलेबस शुरू कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं आपको घर से पढ़ने को दूंगी चैप्टर नंबर 1 में, मैं पूरा ही चैप्टर पढ़ने को दूंगी। छुट्टी है ना बीच में, आप नहीं पढ़ाओगे, मैं तो पढ़ाऊंगी। मैं तुम्हें पढ़ने को दूंगी ताकि तुम घर से पढ़ के आओ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें तुम कर पाओगे। चैप्टर 1 के अंदर बेसिक्स ही हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं बेसिक्स। पता नहीं क्या बोल रहे हो, इंडियस क्या होता है, ऊपर ही चला गया आपका चैट। चलो लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर 3 चीजें हैं जो मोस्टली चैप्टर डिस्कस कर रहा है। इसके नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, और आपको पता है नेचर ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अच्छा, सबसे पहले चलो एक क्वेश्चन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, ये डिस्कस हुआ नहीं है और एक वर्ड अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, असर्शन। ठीक है, वो रह गया, आई डोंट नो व्हाई, कैसे रह गया बेसिक्स में, बट उसको डीप में अभी मैं नहीं लेके जाऊंगी। अगर वो आ गया बीच में तो फिर मैं डीप में उसको टेकअप करूंगी। अब मेरी बात सुनो, जब मैं ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब मैं ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं, एंटिटी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती हैं, बट बहुत सारे और भी ऐसे इश्यूज होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल नेचर के हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि मशीन टूट गई, या मशीन की एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, साल में मशीन कितनी बार टूटी, है ना, आपको कितनी बार वो मशीन ठीक करानी पड़ी, आप उसमें इनपुट देते हो 2, आउटपुट आ रही है उसमें 0.5, उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। तो जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं, क्या ऑडिटर उससे भी कंसर्न है? आपके एम्प्लॉय क्यों नहीं आ रहे हैं, कल्चर इतना अच्छा नहीं है तुम्हारा यहाँ का, छुट्टी में बहुत रहते हैं एम्प्लॉइज, क्या ऑडिटर इस टाइप के इश्यूज से भी कंसर्न होगा क्या? हाँ, करा सकती है भाई, मैनिपुलेशन तो होती ही है ना ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। बताओ, आयुष कह रहे कि नहीं। आप प्लीज मेरे साथ आप रहो, ज्यादा मेरे को डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो कि चैप्टर शुरू नहीं होने देंगे हम। नहीं, नहीं होगा, नहीं। वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। ओ, ऐसा क्या? यस, बिकॉज वी हैव वन मोर। देखो ऐसे मैं बेसिक्स कराती जाऊंगी ना, कभी बेसिक्स नहीं खत्म होंगी, ठीक है, बट थोड़ा सा आइडिया दे देती हूं। जो ऑडिट हम कर रहे हैं दैट इज अ फाइनेंशियल ऑडिट, क्योंकि ऑडिट के अंदर हम ओपिनियन किसके ऊपर दे रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर दे रहे हैं। सो ऑडिटर जिस टाइप के एस्पेक्ट के ऊपर कंसर्न होगा, दोज आर गोइंग टू बी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। उसको ऑपरेशन में क्या दिक्कत आ रही है, तुम्हारा लेबर हड़ताल के ऊपर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, उसको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर उन नॉन फाइनेंशियल इशू का इफेक्ट फाइनेंशियल्स के ऊपर आ रहा होगा तो उसको लेना देना है। सो हर एक चीज जो भी आप ऑडिट में करोगे, यू आर कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, ये तुम्हारे स्कोप में आएगा। अच्छा, और भी डिफरेंट टाइप की ऑडिट होती है, जैसे कि इंटरनल ऑडिट होती है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं बट एक ऐसे है,
उधर इंटरनल ऑडिटर ऑपरेशनल एस्पेक्ट से भी उसको लेना देना होता है, बट आपका स्कोप लिमिटेड है, आपको सिर्फ फाइनेंशियल से लेना देना है। तो जब आप कंट्रोल भी समझते हो, सिर्फ वही कंट्रोल समझते हो जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो रही है, बस। बाकी कंट्रोल तो मैनेजमेंट ने जो 50 लगाए हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपका स्कोप है। इस चैप्टर के अंदर उसने ना बहुत सारी चीजें बताई है आपको, जैसे नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, कि किस टाइप की ऑडिट हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसका नेचर क्या है, राइट, स्टैट्यूटरी ऑडिट हम पढ़ रहे हैं, किस टाइप का ऑडिट हम पढ़ रहे हैं, उसको करने का ऑब्जेक्टिव क्या, ओपिनियन देना, ठीक है। बट ओपिनियन में भी अश्योरेंस किस नेचर की, मैंने आपको बता दिया, रीजनेबल नेचर की, रीजनेबल अश्योरेंस। स्कोप क्या रहेगा, स्कोप इज लिमिटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर। ध्यान से सुनना, लिखवाऊंगी नहीं, इसके पॉइंटर्स अगली क्लास में देख लेंगे। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ ऑडिट है बेटा, ये डेफिनेशन तो आपको बाय हार्ट लर्न हो चुकी है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। ये डेफिनेशन आप अपने घर से ही पढ़ के आओगे और ये अपना लर्न भी हो चुका है, इसको तो डिस्कस करने का कोई स्कोप नहीं बनता। ये इंडिपेंडेंट शब्द का मतलब अभी के लिए हम होल्ड करके चलेंगे, चैप्टर नंबर 11 में इसको हम डिस्कस करेंगे। डन है, यस। और क्या होमवर्क में दोगे मैम, जितना भी आपको ये डेफिनेशन का इंप्लीकेशन है ये भी आप होमवर्क में पढ़ के आओगे। क्यों, क्योंकि जो मैंने आपको मतलब समझाया था वही नीचे उसने डेफिनेशन के इंप्लीकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ तो बेटा कंपनी ऑडिट ही तो पढ़ रहे हैं, क्या हो गया। चलो अब आ जाओ यहां पे, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 4 नंबर का। अच्छा, ऑडिट में अपने को एक रूल बनाना है, और वो रूल क्या है, हर एक टॉपिक के सामने आप ये लिखते हुए जाओगे कि ये लर्न करना है और ये रीड करना है। लर्न बोले तो कि इधर से क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, ये एल है, तो बेटा ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 4 नंबर का, ये लर्न करना है आपको। ध्यान से, पहला क्वेश्चन है जो तुम इस सिलेबस का सीख रहे हो, ऑडिट की डेफिनेशन आएगी, आ सकती है, आई हुई है, पहले आती थी ऑडिट की डेफिनेशन एंड इट्स इंप्लीकेशन, फ्री के नंबर है, उसको तो क्या ही डिस्कस करेंगे हम। ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, अब आपको ये करना, चेक करना है, चेक क्या करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट में, आपको चेक ये करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलतियां है या गलतियां नहीं है। तो मतलब ऑडिटर को इवेंचुअली ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी होनी चाहिए जो किसी और को मिसलीड ना करे, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड कर सकती है, जैसे कि आप अगर इन्वेस्टर हो तो। सो ऑडिटर कौन कौन सी चीजें चेक करेगा ये इंश्योर करने के लिए दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग एनीबडी। इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हो कि ऑडिट में आप क्या काम कर रहे हो। ध्यान से सुनना, पॉइंट्स टू बी एंश्योर्ड बाय द ऑडिटर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट मिसलीड एनीबडी। Auditor engaged to perform the task or performing audit need to ensure the following. So basically auditor ये 4, 5, 6, 7 टोटल 7 पॉइंट है, 7 थिंग्स चेक करता है ये इंश्योर करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड, या इसको दूसरे तरीके से ऐसे कह लो, ये चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां है या नहीं, ऑडिटर ये चीजें चेक करेगा। सुना ध्यान से, यस यस यस, हाँ तभी मैं कह रही हूँ 5-7 पॉइंट कैसे हो गए। सबसे पहले आप मेरे को सिर्फ जवाब देते जाओ, ये पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। ये मुझे बताओ, अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते कहां से हो। एग्जांपल मान लेते कि आपने एक जर्नल एंट्री डाली, वो जर्नल एंट्री कहां से डाली, सेल्स की एंट्री आपने कहां से डाली, बताओ। सेल्स की एंट्री आपने कहां से डाली, इनवॉइस से। अग्री कर रहे हो मेरे साथ, यस, सेल्स की एंट्री आपने डाली इनवॉइस से, वाउचर से, वेरी गुड, राइट। और जो आपने एंट्री डाली उससे आपने लेजर बनाई, तो फिर आपने लेजर अकाउंट कहां से बनाए, आपने अकाउंट कहां से बनाए, एंट्री से। या आप अग्री कर रहे हो, यस। तो ऑडिटर पहले तो यही चीजें चेक करेगा। सबसे पहले वो चेक करेगा कि जो भी एंट्री तुम डाल रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट माने तो जर्नल एंट्री जो तुमने डाली, दोज आर एडुकेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। सपोर्टिंग आपकी अवेलेबल है, तो अगर आपने सेल की एंट्री डाली जर्नल में तो उसके अगेंस्ट सेल्स का इनवॉइस अवेलेबल है। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंट्री बोले तो जर्नल एंट्री, आर सपोर्टेड बाय एविडेंस, एविडेंस बोले तो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन वहां पे अवेलेबल है। दूसरा,
ये इंश्योर करने के लिए कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है वो मिसलीडिंग नहीं है। जर्नल एंट्री के बाद क्या बनेंगे? लेजर। लेजर को दूसरे तरीके से मैं ये कह सकती हूँ अकाउंट्स बनाओगे आप, जैसे कि सेल्स का अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट, कैश का अकाउंट, परचेजेस का अकाउंट। यस, तो बेटा उसका दूसरा पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है कि ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा कि जो अकाउंट आपने बनाए वो एंट्रीज के अकॉर्डिंग बनाए। दैट द अकाउंट मतलब लेजर, आप लिखते हुए चलो, लेजर हैव बीन ड्रॉन अप। कैसे बनाए? दे हैव बीन ड्रॉन अप बाय मेकिंग अ रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट कैसे बनाए? जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग बनाए। तो आपको अपनी नंबरिंग चेंज कर लेनी है। नंबरिंग कैसे चेंज करोगे? सबसे पहले आप डालते हो एंट्री, तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपके लिए याद करने का ये। फिर उसके बाद बनेंगे अकाउंट जर्नल एंट्री के लिए, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये। यस बेटा, देयर आर ओनली 6 पॉइंट, एक पॉइंट रिपीट है, प्लीज आप इसके ऊपर फोकस करो। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है ये, फिर आप बोलोगे क्या बता दिया मैम ने, समझो थोड़ा सा, बीच में फ्लो मत तोड़ा करो। तीसरा, अच्छा अब आप मुझे बताओ, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, क्या गलती तब भी हो सकती है कि सेल की कोई ट्रांजैक्शन आपने करी और वो आपसे ओमिट होगी? ओमिट होगी बोले तो भूल गए आप उसको, तो सेल साल में 10,000 हुई थी और आपने उसमें से खाली 9,000 रिकॉर्ड करे और 1,000 आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो भी क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी? ये मिसलीडिंग बनेगी। यस, तो तीसरे पॉइंट में बेटा आप क्या चेक कर रहे हो? ओमिशन। तीसरे पॉइंट को आप नाम दोगे ओमिशन। तो ऑडिटर ये चेक करता है कि जितनी भी एंट्रीज आपको डालनी चाहिए थी आपने सारी एंट्रीज डाली। That means none of the entries in the books of account have been omitted in the process of compilation. जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, जब आपने अपने रिकॉर्ड्स बनाए, तो आपने कुछ भी ओमिशन नहीं किया है। अच्छा, और आप कैसे मिसलीड कर सकते हो अपने यूजर को? आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हो वो क्लियर नहीं है। वो क्या नहीं है? क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूटी है उसके अंदर, मतलब प्रेजेंटेशन का पॉइंट है ये। सो ऑडिटर को ये इंश्योर करना पड़ेगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर है और वो अनएम्बिग्यूअस है। अनएम्बिग्यूअस मतलब क्लैरिटी है उसके अंदर, एम्बिग्यूटी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये बताना चाह रहे हो ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एसओपीएल में आ रहा है, सो क्लैरिटी है, यूजर समझ पा रहे हैं। अगर आप डेटर्स बताना चाह रहे हो तो करंट एसेट के हेडिंग के नीचे वो आ रहे हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है। अगला पॉइंट काट दो, रेपिटेशन का पॉइंट है। ऑल्सो आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, लिखो यहां पे, इसके सामने लिखो, वो क्या है बेटा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है। और हम इसका मतलब समझ चुके हैं कि जितने भी अमाउंट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो कर रहे हो उसकी क्लासिफिकेशन, उसका डिस्क्रिप्शन और डिस्क्लोजर कैसे है, एएस के अकॉर्डिंग है या इंडियस के अकॉर्डिंग है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एसीपीडी अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो मिस स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां है तो वो मिसलीडिंग हो जाएगी। तो आप ये चेक कर रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने बनाई वो कैसे बनाई? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाई। एंड बेटा लास्ट में यही तो बताते हो आप कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। ट्रू एंड फेयर व्यू आपने चेक किया क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऑडिट में? मैम दो चीजें मोस्टली, पी&एल और बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या आती है? फाइनेंशियल पोजीशन, और पी&एल में क्या आता है? फाइनेंशियल रिजल्ट। तो आप बता रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू अबाउट फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। सो दैट मींस अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही है तो मिस स्टेटमेंट है। अभी ओपिनियन बता के आए, तो आपको यह बताना है बीइंग एन ऑडिटर। अब इसको समराइज करते हैं। आपको यह बताना है बीइंग एन ऑडिटर कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट बना रही है वो मिसलीडिंग है या नहीं है। और आप ये चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है या नहीं, बेसिकली ये देखोगे उसके अंदर गलतियां है या नहीं। तो अगर इनमें से कुछ भी गलत है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है। आपको याद कैसे रखने? पॉइंटर्स से। सबसे पहले क्या? सबसे पहले आएगी जर्नल एंट्री। तो देखो एंट्रीज जो भी है दोज आर सपोर्टेड बाय द एविडेंस। उसके बाद अकाउंट, अकाउंट्स आर बीइंग ड्रॉन अप बाय मेकिंग द रेफरेंस टू रिस्पेक्टिव योर एंट्रीज। फिर कोई भी ओमिशन नहीं होना चाहिए, ओमिशन का पॉइंट, दैट नन ऑफ द इंफॉर्मेशन हैव बीन ओमिटेड। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग एसीपीडी किया हुआ है आपने, जैसे भी आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बनना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, किस चीज को लेकर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर। उसमें क्या आता है? पी&एल और बैलेंस शीट, मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर। और एक पॉइंट प्रेजेंटेशन का है, आप चाहो तो लिख भी लो,
क्लियर एंड एम्बिग्यूटी को लेकर। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, एक बच्चा मुझे कह रहा है, अब आ जाते हैं रफ शीट के ऊपर। एक बच्चा मुझे कह रहा है कि प्लीज ये वाला पॉइंट मुझे रिपीट करके बता दो। सो बेसिकली बेटा आपको ये चेक करना पड़ता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बना रही है वो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। मतलब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो अमाउंट दिखाए हैं, जिस तरीके से क्लासिफिकेशन करी है, जिस तरीके से प्रेजेंटेशन करी है, मैनेजमेंट ने जो डिस्क्लोजर दिया है वो कैसे दिया है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग दिया है, एएस के अकॉर्डिंग दिया। अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, अपनी लैंग्वेज में कीवर्ड्स आपके आंसर में प्रेजेंट होने चाहिए। अनफॉर्चुनेट बात यही है, या अपनी लैंग्वेज में नहीं उठा के, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख पाओगे। मैं बताऊंगी कैसे लिखेंगे। इनको याद करने का तरीका क्या है? अब इनको याद करने का तरीका क्या है? देखो, जैसे मैंने आपको पॉइंटर्स बताए। अच्छा, अभी आपसे मैं पूछूं 6 पॉइंट कौन से हैं? 6 पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट किसके ऊपर आएगा? इसको याद करने का तरीका यही है, पहले फ्लो पकड़ो। फ्लो से भी पहले मैं आज आपको ऑडिट को याद करने का तरीका बताती हूँ, ध्यान से सुनना। सही तरीका, जेन्युइन तरीका है ना। वैसे तो निमोनिक से मैं करा दूंगी, 2 सेकंड लगेंगे मुझे, बट वो जेन्युइन नहीं है। ऑडिट को याद करने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप टॉपिक क्या है जो आपकी इस बॉक्स के लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर फोकस करो बेटा, क्योंकि ये लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन में दिया होगा। फिर तुम्हें इसका आंसर देना है यहां से। ये 6 पॉइंट तुम्हें लर्न करने हैं। इन 6 पॉइंट को लर्न करने का तरीका सबसे पहले तो यही समझो कि ये पॉइंट क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर उसके बाद हर एक पॉइंट में एक कीवर्ड है, एक क्रक्स है हर एक पॉइंट का। जैसे कि पहले पॉइंट के अंदर लेजर की बात हो रही है, दूसरे पॉइंट के अंदर जर्नल एंट्री की बात हो रही है, तीसरे पॉइंट के अंदर ओमिशन की बात हो रही है, चौथे पॉइंट के अंदर क्लैरिटी एंड एम्बिग्यूटी नहीं है इसकी बात हो रही है, पांचवें पॉइंट के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात हो रही है, छठे पॉइंट के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू की बात हो रही है। तो आप हर एक पॉइंट में से एक वर्ड निकाल लो कि उस पॉइंट के अंदर डिस्कशन क्या हो रही है और उस पॉइंट को नाम दे दो। फिर आप उन कीवर्ड के ऊपर फोकस करो जो आपके इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर आ रहे हैं बेटा। जैसे कि पहले पॉइंट के अंदर कीवर्ड क्या हो गया, इधर तो मैंने हाईलाइट किए भी हुए हैं। मैं चाहूं चलो आपको मैं कीवर्ड भी हाईलाइट करा देती हूं, फटाफट आप अपना हाईलाइटर उठाओ। ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आएगा बेटा, ये घुमा फिरा के नहीं आएगा, घुमा फिरा के भी आते हैं, वो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे। देखो एक बच्चे ने आंसर दे भी दिया, इतना कोई वो नहीं है। इधर उठाओ अपना हाईलाइटर उठाओ और हाईलाइट करो। पहला पॉइंट है कि आपने जो अकाउंट्स बनाए, दोज आर बीइंग ड्रोन अप विद द एंट्रीज इन अकाउंट्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट है एंट्रीज जो आपने डाली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तीसरा पॉइंट है एंट्रीज नन, कोई भी एंट्री ओमिटेड नहीं है। ठीक है। चौथा पॉइंट है क्लियर है, अनएम्बिग्यूअस है इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है। पांचवा पॉइंट तो गलत ही, इसको तो आप काट ही दो। ठीक है। नीचे आ जाओ। फिर अमाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं उनका क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्लोजर कैसे है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, बोले तो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। एंड आपको अल्टीमेटली चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ब्रेक नहीं बेटा, क्लास ही खत्म कर देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो शिवाशीष ने बता भी दिया, एंट्रीज, लेजर, ओमिशन, क्लियर प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, अब आपने बोला कि भाई एग्जैक्टली मुझे यही वर्डिंग चाहिए, नहीं, मुझे आपके आंसर में सेंस चाहिए, मुझे आपके आंसर में ये कीवर्ड चाहिए। ठीक है। अब इसको आप अपनी वर्डिंग में लिखने के लिए भी जाओगे तो क्या ही इसमें नया कर दोगे, कैसे? अगर चलो मैं आपको कह भी दूं कि आप मुझे 6 पॉइंट उसमें से कोई भी एक पॉइंट पकड़ के बताओ, अपनी वर्डिंग में लिखो, तो आप अपनी वर्डिंग में क्या लिखोगे? ऐसा कुछ बहुत खास डिफरेंस नहीं आएगा आपकी वर्डिंग के अंदर जब आप इसको लिखने के लिए बैठोगे। कोई भी ह्यूमन बीइंग एग्जैक्टली बुक की कॉपी तो नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं कि आपको बुक का ऐसे कॉपी पेस्ट मारना है, बट आपके उसके अंदर ना थोड़े बहुत कीवर्ड्स दिखने चाहिए। जैसे कि पहले पॉइंट के अंदर अपना दिखना चाहिए कि आप ये कहने की कोशिश करो कि अकाउंट्स हैव बीन ड्रोन अप बाय मेकिंग रेफरेंस टू योर बुक्स ऑफ अकाउंट और एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, लेट्स से आप इतना चेंज कर सकते हो। बट जितना ज्यादा रेप्लीकेट होगा ना आपका आंसर बुक से, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके मार्क्स की बढ़ती जाएगी। ऐसा सीन है इधर। ठीक है।
इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई पॉइंट है जो नहीं लर्न हुआ या कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया? पहले आप मुझे बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऐसे लिख सकते हैं मैम, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट फिर पता क्या है आदित्य, उसमें ना आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब आप आंसर लिखने के लिए बैठ रहे हो तो आपने ओपनिंग लाइन कैसे शुरू करी। जैसे कि ओपनिंग लाइन बोले तो कि आप उस आंसर को शुरू कैसे कर रहे हो। अपने इस आंसर में ओपनिंग लाइन क्या है कि ऑडिटर को यह इंश्योर करना है फॉलोइंग, तो आप यहां से शुरू कर सकते हो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बट उससे बेटर क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसके आने की चांसेस कम है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसको हमने पहली क्लास के अंदर डिस्कस भी कर लिया था कि ऑडिटर अगर आपको बनना है तो खाली ऑडिट की नॉलेज होनी चाहिए या सारे डिसिप्लिन की नॉलेज होनी चाहिए? सारे डिसिप्लिन की नॉलेज होनी चाहिए। सो क्वेश्चन ये कहता है कि ऑडिट का रिश्ता बाकी सारे डिसिप्लिन के साथ क्या है, बाकी सारे अदर सब्जेक्ट के साथ क्या है? सो यस, ऑडिट का रिश्ता अकाउंट के साथ है, ऑडिट का रिश्ता लॉ के साथ है, ऑडिट का रिश्ता इकोनॉमिक्स के साथ है, बिहेवियरल साइंस के साथ है, ठीक है, स्टैट के साथ है, मैथमेटिक्स के साथ है, डाटा प्रोसेसिंग बोले तो आईटी के साथ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ है, प्रोडक्शन के साथ में लिख लो, कॉस्टिंग के साथ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो बाकी सारे सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो सारे सब्जेक्ट ऑडिट में काम आते हैं? यस। जैसे कि ऑडिट आप जो करते हो उसमें चेकिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने आपको आनी चाहिए, अकाउंट की नॉलेज तो होनी चाहिए। यस। दूसरा, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप कंपनी की ऑडिट करने के लिए जाओगे तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, और भी डिफरेंट टाइप के एक्ट उधर एप्लीकेबल होते हैं। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर सेबी की रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही क्यों, डायरेक्ट टैक्स एक्ट है, जीएसटी है, देयर आर सो मेनी एक्ट्स जो एक एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जिनका एंटिटी को कंप्लाई करना पड़ता है। तो ऑडिटर को भी तो देखना पड़ेगा ना कि कंपनी की अगर आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, जो कंपनीज एक्ट की प्रोविजन कहती है, कंपनी उसके साथ कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि कंपनी उसके साथ कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, जब तक आपको वो खुद एक्ट नहीं आता। तो ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो अकाउंट्स की भी नॉलेज ले, तो लॉ की भी नॉलेज ले। तेरे को लॉ मतलब टैक्सेशन लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी कॉर्पोरेट लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, जीएसटी की, देयर आर सो मेनी लॉ रेगुलेशन जो कैंडिडेट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्लस मैंने आपको बोला है ना कि आप जाओगे तो एंटिटी को समझना, एनवायरमेंट को समझना, है ना, तो ताकि आपको इनहेरेंट रिस्क पता लगे। इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, उधर उस एंटिटी में उस एनवायरमेंट में कंपटीशन कितना है जहां पे तुम्हारा क्लाइंट काम कर रहा है। कंपटीशन का बहुत सिग्निफिकेंट रिश्ता है फ्रॉड के साथ, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर होता है, हमने देखा है आप फ्रॉड करते हो, तो अगर कंपनी के ऊपर भी प्रेशर होगा तो वो फ्रॉड करेगी। इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको एनवायरमेंट को समझने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी हमने डिस्कस किया कि आप एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, इंक्वायरी, आप मैनेजमेंट के लोगों से बात करते हो, क्वेश्चन पूछते हो उनसे। सो आपको बिहेवियरल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से इंप्लॉय से बात करनी है, क्योंकि अगर आप उनसे सही तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आंसर आपको अकॉर्डिंगली नहीं मिलेगा। आपको स्टैट की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ऑडिट में सैंपलिंग करते हो तो आपको स्टैट आना चाहिए। मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको कैलकुलेशंस देखने को मिलेंगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, तो उनको चेक करने के लिए आपको भी तो 1 2 3 4 आना चाहिए, तो आपको मैथ आना चाहिए। इसके साथ साथ आईटी की नॉलेज होनी चाहिए। आज कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना कंप्यूटर सिस्टम के काम कर रहा है, सब आप अपने सिस्टम का यूज करते हो डाटा की प्रोसेसिंग करने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और आपके सिलेबस में चैप्टर भी है। तो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट भी आप पढ़ते हो। अभी बिजनेस वर्किंग कैपिटल यूज करते हैं, ठीक है, कैश फ्लोज बनाते हैं, फंड फ्लो बनाते हैं, अरे सब फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, ये सबकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स होंगे, उधर परचेज की फिगर आ रही होगी ना, उधर आपकी रेशियोज निकाले होंगे क्लाइंट ने डिफरेंट, तो आपको कॉस्टिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन एज वेल। प्रोडक्शन बोले तो नॉलेज, समझे? हाँ, ये अपनी बुक है, ये आपके पास आई नहीं है क्या बेटा बुक? सुनना मेरी बात। अब इसमें कुल मिलाकर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम अपनी वर्डिंग यूज कर सकते हो। इसको समझाने के लिए आपने हेडिंग लिख दी जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, उसके अंदर जो मतलब लिखा हुआ है वो इतना सिंपल है। अगर आपको थोड़ा बहुत उसमें चेंज करना है
तो आप उसकी वर्डिंग चेंज करोगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अभी हमने जो पहला क्वेश्चन देखा दैट वाज अ क्रिटिकल क्वेश्चन, उसमें कोशिश मत करो अपनी वर्डिंग चेंज करने की, अपनी खुद की लैंग्वेज यूज करने की। अच्छा, बुक आ जाएगी फिर, तो फिर आप हाईलाइट कैसे करोगे? स्क्रीनशॉट लेके रख लेना जो अभी कीवर्ड हाईलाइट करवाए हैं। ईडीपी अभी बता रहे हैं, अभी तो हमने पढ़ाया भी नहीं बेटा। क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इधर आओ, चलो इधर आ जाओ, लेट्स कम हियर। सबसे पहले इसमें पढ़ने वाला कुछ भी नहीं है ऑल्दो, ठीक है, बट मैं पढ़ा रही हूं इसको तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखना, ऑडिट के अंदर ऑडिटर चेक करता है। अच्छा, इस सब्जेक्ट में ना एक और चीज है, इधर आ जाओ। ऑडिट का मतलब क्या होता है बेटा? चेक करना। क्या करें फिर, दूसरे फोन से ले लो। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, ऑडिट का मतलब होता है रिव्यू करना, ऑडिट का मतलब होता है इवेल्युएट करना। क्या कहना चाह रहे हो? ये ऐसे ऐसे वर्ड है जो तुम्हें देखने को मिलेंगे, इन सब का मतलब है चेक करना। देखो, कुछ दिन तुम्हें दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फिर यूज टू हो जाओगे कि ऐसा ही है सब्जेक्ट। असर्टेन करना, वेरीफाई करना। सो ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, चेक, रिव्यू, इवेल्युएट, असर्टेन, वेरीफाई। इन सब का मतलब क्या है? चेक करना। फिर इतनी बदतमीजी क्यों करके रखी है उसने? हाँ, एग्जामिनेशन ऑल्सो, वेरी गुड, देयर इज वन मोर वर्ड, एग्जामिनेशन। बस ऐसे ही सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाए तो ऐसे ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, सबका मतलब है चेक करना, ठीक है। अब जैसे कि उसने पहला वर्ड क्या लिखा? ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऑडिटिंग एग्जामिन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, सो ऑडिट के अंदर ऑडिटर स्क्रूटनी, वेरी गुड, स्क्रूटनी करना, स्क्रूटनाइज करना, ये भी एक वर्ड आएगा, स्क्रूटनी करना, स्क्रूटनाइज करना, इसका मतलब ये होता है चेक करना। ओके, सो ऑडिट के अंदर ऑडिटर रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो बेसिकली क्या होती है? दे आर नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? जो तुमने अकाउंटिंग करी उसका रिजल्ट ही तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। डन। दूसरा, ऑडिटर को गुड नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस लॉ की, जो एंटिटी के ऊपर लगते हैं। अच्छा, इसमें चाहो तो एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हो? बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉज, टैक्स लॉज, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, क्या ऐड कर सकते हो? यस, ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ऑडिटर से हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो। इसके ऊपर आप लिखो बेटा, ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जैसे कि कंपटीशन, ईटीसी, कि कितना कंपटीशन है उधर, ये सब कुछ चीजें आ जाती हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, डिमांड सप्लाई का सीन क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। प्लस नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो इसने रेड में हाईलाइट किए हुए ना, वही कीवर्ड है, ठीक है। आगे से मैं हाईलाइट अलग से कराऊंगी। और ओके, सो जो ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, फॉर एन ऑडिटर टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। और मैंने आपको इसका इंटरप्रिटेशन बताया, वो इंटरप्रिटेशन आपको लिख रहा है नहीं, इतना ही पता होना चाहिए। क्या वो क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं? तो अगर आपको पता ही नहीं एक बात कैसे करनी, तो कोई आपको जवाब नहीं देगा, आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे। प्लस स्टैट की नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑडिटर से हम क्या भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। क्या आप ऐसे लिख सकते हो? ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। यस, ये वाले चेंजिंग करना अलाउड है, बस आपके कीवर्ड दिखनी चाहिए आंसर में। तो एग्जैक्टली ऐसे नहीं कि वी आर एक्सपेक्टेड टू हैव, ऑडिटर मे हैव, ऑडिटर कैन हैव, ऐसे थोड़े बहुत चेंज करोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट सेंस बननी चाहिए उसमें। अच्छा, क्यों चाहिए आपको ये नॉलेज स्टैट की? ताकि आप मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओ, एविडेंसेस कलेक्ट कर पाओ। ऑल्सो मैथमेटिक्स की नॉलेज आपको क्यों चाहिए? इसने एग्जांपल दिया बेटा वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी का, जैसे कि ये कहना चाह रहा है जब आप काउंटिंग करने के लिए जाओगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए जाओगे, तो फिर आपको 1 2 3 काउंट करना पड़ेगा। मैं कह रही हूं यहाँ पे एग्जांपल चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर दो, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये कर दो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। ईडीपी का मतलब होता है, लिखो, ईडीपी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मतलब कंप्यूटर की हेल्प से डाटा की प्रोसेसिंग करना, कंप्यूटर की हेल्प से फाइनेंशियल्स बनाना, इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। सो ईडीपी अपने आप में एक डिसिप्लिन है जो ग्रो हो रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने आप में एक डिसिप्लिन है जो ग्रो हो रहा है।
और इसकी रेलिवेंस क्या है, क्लाइंट टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो क्लाइंट अगर सैप का यूज करे, आपको सैप चलाना आना चाहिए, नहीं तो फिर आप उसकी अकाउंटिंग चेक कैसे करोगे। अभी अगर क्लाइंट आज के जमाने में एआई का यूज कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एआई क्लाइंट कैसे यूज कर रहा है। वो ब्लॉकचेन का यूज कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन वो कैसे यूज कर रहा है। सो आपको आईटी की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। देखो वही लिखा हुआ है, ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स सच एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये वर्ड समझाने का लॉजिक तो नहीं बनता, ये सब एफएम में आप पढ़ते हो। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ये सब कुछ क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वर्ड्स हैं। प्लस प्रोडक्शन कॉस्टिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। गुड ऑडिटर वही होता है जो अंडरस्टैंड करता है क्लाइंट को, उसके फंक्शंस को, जैसे कि प्रोडक्शन का सिस्टम क्या है, कॉस्ट का सिस्टम क्या है, ये मार्केटिंग कैसे कर रहा है, etc। सो अगर तुम इसके वर्डिंग्स देखोगे लिखने का, एक तरीका पकड़ लो, हर एक क्वेश्चन का लिखने का तरीका क्या है। जैसे कि इसको लिखने का तरीका इन्होंने कैसे बनाया है, ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ दिस। जैसे ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव, अब आप मुझे बताओ क्या लिखना है, यहां पे क्या लिखना है, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो मैम, बिजनेस लॉस, ठीक है। सो ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉस, टैक्सेशन लॉस, जीएसटी, ईटीसी। पहला पॉइंट डन हो गया, ठीक है। और क्या लिखना है मैम, बिहेवियरल साइंस, ठीक है, लिख लेंगे। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ, थोड़ा बहुत चेंज कर देना है तो आप लिख सकते हो ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विथ, एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ क्या, बिहेवियरल साइंस। हाँ, महाज्ञानी पुरुष है वो। ही इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ बिहेवियरल साइंस। ऐसे ही ही इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, इसको भी एक लाइन को आगे बनाना है ना, तो पता कैसे बना सकते हो, इसका रीजन लिख सकते हो। जैसे कि कोमा लगाया, रीजन, एज, क्यों चाहिए ये नॉलेज, एज ही इंटरेक्ट्स विद पर्सोनल ऑफ मैनेजमेंट या एंटिटी वाइल ऑडिटिंग। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है जो तुम पे लोगे वहां पे, अगर तुम्हें देना है तो, नहीं तो जितना लिखा हुआ है उतना काफी है। समझ में आ रहा है। तो ये लिखने का तरीका, हर एक क्वेश्चन में एक फ्लो बैठेगा, वो आपको पकड़ लेना है। इधर फ्लो ये बैठ रहा है कि ऑडिटर से हम ये एक्सपेक्ट करें कि तेरे को इस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, हम ऑडिटर से एक्सपेक्ट करें तेरे को ईडीपी की नॉलेज होनी चाहिए, हम ऑडिटर से एक्सपेक्ट करें तेरे को लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, कॉस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो तुमने एफएम के वर्ड्स वहां पे चिपका दे, बस ये तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया। हाँ, ये आपको ही नॉलेज लेनी है। क्या आपको ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये समझ में आया आपको? ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपको लगा नहीं। अच्छा, ये डिसिप्लिन के नाम याद करने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट के नाम याद करना। अच्छा, कितने पॉइंट लिखूंगा मैम? देखो, कम से कम 6 पॉइंट आप लर्न कर लेना इसमें से। डन है, 2 क्वेश्चन अपने डन है। जितना भी डन हो जाएगा उतना आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है, चलो करें अगला। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इसमें होगा दिमाग खराब। ये आज टेकअप करना है या आज सेशन को वाइंड अप करते हैं? ज्यादा दिमाग भी नहीं खराब होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, आपने ये पढ़ चुके हो आप। आगे वाइंड अप कर दो। देखो मैम बस कर दो अब देखो, सिर्फ आज ही है क्लास, कल कोई क्लास नहीं है, सिर्फ आज की ही आखिरी क्लास है जिसको जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं। बट कल से, मतलब मंडे से, you need to be very serious about syllabus also, we all need to be very serious about syllabus also, because बाद में syllabus लटक जाता है और वो हम नहीं करके करेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम लाइक मंडे ऑनवर्ड्स 2 घंटे की क्लास तो मिनिमम रहेगी। आपको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे दिया करूंगी, कोई इशू नहीं है, ताकि अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर होना है तो आप हो सकते हो, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड। बट आपको बहुत सीरियस होकर चीजें पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, एक स्टोरी बता दो। चलो मैं स्टोरी बता देती हूँ। तो स्टोरी ऐसी है मैम, ओमिटेड एंड एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना, भूल जाना।
My boyfriend has omitted me. My boyfriend has omitted all the memories from his memory. Although this is not the right word to use in in that kind of English, but omitted का मतलब होता है भूल जाना, ठीक है. एंड दूसरा आपने क्या बोला था, ambiguity. My boyfriend never gives me clarity. He likes keeping things ambiguous. Ambiguity, धुंधलापन, सब धुंधला धुंधला, वो क्लैरिटी देना पसंद नहीं करता. मैम आपने मेरा नाम क्या बोल दिया, रोशन कर दिया इतनी बढ़िया बुक डिजाइन करके, थैंक यू. चलो अच्छा मंथन, अरे मंथन, ओके गॉट इट, समझ में आया. जो तुम जिससे बात करते हो ना, जो तुम्हें क्लैरिटी नहीं दे रहा कि हम क्या हैं, व्हाट आर वी, एम्बिग्यूटी, दैट इज एम्बिग्यूटी. जाके उसको बोलना इनफ ऑफ योर एम्बिग्यूस बिहेवियर. I need clarity right now. Why? Because financial statements needs to be clear and ambiguous. That what you are going to say to him or her, as the case may be. यही लाइन लिखना, enough of ambiguity. I don't want ambiguity anymore. I need my financial statements to be clear and unambiguous. Financial statement को change कर देना उससे, relationship से. I need our relationship to be clear and unambiguous. Because yes, I am an auditor. I can't tolerate this much of ambiguity. और कोई word? Yes, all I want is true and fair. बस हो गए. अब स्टोरी सुना देते हैं. सो स्टोरी पता नहीं आपको हंसी आएगी या नहीं, ज्यादा चलो कोई बात नहीं, कहानी तो रियलिटी है ना. नोट्स में लिखने को दे देती हूँ. चलो आई विल डू वन थिंग, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के नोट्स लिखने को दे दूंगी, ऐप के ऊपर मैं अपलोड करा दूंगी, प्लीज आप उसको लिख के ले आना, ठीक है. ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा. सिंगल लोग क्या करें, सिंगल लोग जैसे मैं पढ़ा रही हूं तुम पढ़ो, मैं पढ़ा रही हूं तुम पढ़ो. चलो करें फिर. हाँ मैं नोट्स दे दूंगी, आप प्लीज उसको लिख लेना, चैप्टर 1 के नोट्स. लेट्स जस्ट वाइंड अप द सेशन. कहानी सुनाऊं या रहने दूं? चलो तो स्टोरी ऐसी थी, जब हम क्लासेस लेते होते थे तो मेरी क्लासेस चंडीगढ़ में होती थी, ठीक है. सो उस टाइम पे वी यूज टू टेक क्लासेस फ्रॉम सैटेलाइट. तो सैटेलाइट पे अपनी क्लासेस होती थी, मतलब हमें सेंटर पे जाना पड़ता था. क्लासेस फेस टू फेस नहीं होती थी, क्लासेस दिल्ली से हो रही थी, टीचर दिल्ली में होते थे, सैटेलाइट के थ्रू क्लासेस होती थी. तो सेंटर पे क्लासेस होती थी, ठीक है. तो उधर अपने को ब्रेक मिलता था. इंटर्नशिप के बाद शाम को हमारी क्लासेस होती थी तो ब्रेक मिलता था. तो 7 बजे ना उधर न्यूडल्स वाले भैया खड़े होते थे, ठीक है. सो व्हाट हैपेंड कि जैसे कि ब्रेक हुआ तो हम सब नूडल्स खाने के लिए जाते थे. वो जो आती है प्लेट में, राइट, 30 रुपए वाली. अब तो मुझे पता नहीं कितने की आती थी, बट उस टाइम पे तो हाफ प्लेट 30 रुपए की नूडल्स आती थी. सो हम चले गए खाने के लिए. सो मैं थी और मेरे 2-3 और फ्रेंड्स थे, लड़कियां ही थी और आई थिंक लड़के भी थे. तो हम वहाँ पे नूडल्स खा रहे थे. तो यार जैसे कि होते ही है कि ऐसे कुछ और फालतू के लोग भी खड़े होते हैं ठेले पे, तो किसी ने तो कुछ तो बोल दिया मुझे, है ना, ऐसे लुक्स वगैरह को लेके कुछ तो बोल दिया, छेड़ दिया, चलो ऐसा कह लेते, ईव टीजिंग होगी. सो मैंने उधर लड़ाई किया, ये वो, तो मतलब काफी शोर मैंने किया कि ये क्या बदतमीजी है, ऐसा वैसा वैसा, ठीक है. और तो काफी लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि एक लड़की शोर कर रही है ना, ऐसा. तो फिर कुछ टाइम के बाद जैसे कि वो खत्म हुआ, थोड़ा बहुत सेटल डाउन हुआ, तो मैं अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रही थी कि फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है मेरे फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स साइड में बैठ के उधर वो नूडल्स खा रहे थे. तो मैंने पूछा उनसे कि मतलब तुम्हें पता लगा यहाँ पे क्या हुआ? कहते क्या हुआ, नूडल्स की प्लेट खत्म हो गई है, अभी हमने आधी खत्म कर ली है, अभी हम बस मोमोज ऑर्डर करने वाले हैं, तेरे लिए भी मैं मंगवा दूं. तो फिर मैंने बोला यार तुम्हें पता नहीं चला कि मतलब अभी इतना बड़ा इधर सीन क्रिएट हुआ है, ये हुआ है, ऐसे वैसे. कहते एग्जैक्टली सीन क्रिएट क्या हुआ है? देयर वाज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम. इट्स लाइक कि इधर ग्रुप खड़ा है अपना और मैं सिर्फ मोमोज की प्लेट या जो भी नूडल्स की प्लेट है वो लेने गई थी और वहां पे किसी ने छेड़ दिया और ऐसा वहां पे शोर हो रहा है. एंड दे वर टोटली इंगेज्ड इन एंटायर नूडल. तो मैंने उनसे बोला कि तुम्हारे लिए दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है और या 30 रुपए की नूडल्स की प्लेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उन्होंने एक दूसरे को देखा 2 सेकंड के लिए और उन्होंने बोला कि नूडल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
तो उन्होंने यस उनका लिटरली ये जवाब था कि नूडल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि 30 रुपए की आधी प्लेट है वो तुम बाद में भी खा सकते हो, यहाँ पे मेरे जीने मरने का सवाल है। मैंने आधी मार्केट इकट्ठी कर ली और उन्हें पता ही नहीं है, मैं चीख रही उधर, वो नूडल्स के ऊपर फोकस्ड है कि अगली प्लेट मोमोज की बस आने ही वाली है। अभी गई है वो मोमोज की प्लेट लेने के लिए और हम मोमोज के ऊपर टूटेंगे। तो मैंने उससे काफी दिन तक मैंने उनसे बात नहीं करी, बट इवेंचुअली उन्होंने ये बात मानी नहीं है आज तक भी कि दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उनके लिए आज भी नूडल्स और मोमोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोमो वाले भैया वो लाइक भैया भी लाइक कि ये क्या हुआ भाई। मुझे ये लगा कि मेरे दोस्तों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मुझे ऐसा लगा कि 30 रुपए। और सबसे वर्स्ट चीज जो मुझे उस मोमेंट में रियलाइज हुई कि उनको पता कैसे नहीं लगा कि कितना डिस्टेंस होता है। मतलब इतना ही तो एरिया होता है सारा कुल मिला के। यहाँ पे मोमोज वाले भैया खड़े हैं, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैं मोमोज ले रही हूँ, यहाँ पे वो लोग खड़े होकर नूडल्स खा रहे हैं, उधर वो लड़का छेड़ रहा है। कितना डिस्टेंस है, तुम्हें पता क्यों नहीं लग रहा कि कुछ हो रहा है इधर? तुम इतना कैसे मोमोज के अंदर, नूडल्स के अंदर इंगेज हो सकते हो? हाँ, क्या करें? भाई ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। फोकस ऑन द नूडल्स, दे वर टोटली फोकस्ड ऑन द नूडल्स। एक बार एक लड़का था, ठीक है। सो मैं अपनी कहानियां इसलिए नहीं बताती क्योंकि मेरी कहानी ऐसी कहानियां हैं। तुम बोलोगे मैम ने कैसी हरकतें करी हुई है, तो मेरी कहानी दीपक सर जैसी इतनी शरीफों वाली कहानियां नहीं है, ठीक है। तुम ऐसे मेरे को जज करोगे तो मैं कहानियां नहीं बताती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एफएस नहीं लिख सकते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही लिखना पड़ेगा। होता है दोस्तों के ऊपर आपको कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। एक और है, चलो मैं एक और बता देती हूँ क्योंकि शायद मुझे कल याद नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को अब वहां पे एक और कहानी याद आ गई। तो सेम उधर उसी जगह के ऊपर ना, इधर अंडे वाले भैया होते थे, ठीक है। सो तो इधर ना अंडे वाले, बट लड़कों को प्लीज तुम ऐसे, हाँ बात तो सही है, अंजलि ने एक बात सही बोली। चलो एक मैसेज भी दे देते हैं कि मजाक तो ठीक है बट ऐसा नहीं करना चाहिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जैसे कि ये छेड़खानी होती है या ईव टीजिंग होती है, वो लड़की को कितना बुरा लगता है, कभी आप उसको मतलब कभी आप समझ नहीं पाओगे। मतलब उस मोमेंट के ऊपर मैं अपने दोस्तों को क्यों ढूंढ रही थी, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आई वॉज लुकिंग फॉर अ सपोर्ट कि कोई मेरा भी सपोर्ट करे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ मैं गुस्से में हूँ, ये वो ऐसे वैसे, मजाक एक साइड है, बट एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर सपोर्ट कि कोई आके मुझे भी बोले कि मेरा भी सपोर्ट करे। क्योंकि बहुत एक वीकनेस की मोमेंट होती है जब भी कोई किसी लड़की को छेड़ता है ना। सो अपने को ऐसा लगता है, एज अ गर्ल मैं बता रही हूँ, जैसे कि अपना कोई राइट नहीं है इस दुनिया में, जैसे कि हम ऐसे फालतू में हैं, ठीक है। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर कोई आपको दिखाई दे कि किसी लड़की को तंग कर रहा है, बी अ मैन एंड सपोर्ट द गर्ल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हरियाणा में जब से पैदा हुई हूं बेटा, तब से। बिकॉज लिटरली ऐसा फील होता है क्योंकि हम बाहर हमारी आवाज इतनी ऊंची हो जाती है और हम कहते हैं यार तूने ऐसा क्या किया, ये वो, बट अंदर ऐसा होता है कि मतलब देयर इज लॉट्स ऑफ इमोशन जो लड़की के अंदर जाते हैं और उसको ऐसा लगता है कि यार जैसे कि हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। सो ऐसा आपको नहीं फील कराना चाहिए किसी भी को, किसी भी लड़की को। हाँ चलो। सो आई वॉज अंडे वाली कहानी सुना रही थी, फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे और आगे फिर हम क्लास में कहानियां तो नहीं सुनाएंगे, ठीक है। सो अंडे वाली कहानी ज्यादा फनी है। मैम कुछ लड़कों की वजह से लड़का छेड़ता हूं, पता नहीं। चलो रिस्पेक्ट टोटली। एजुकेटेड इंसान और अनएजुकेटेड इंसान के अंदर फर्क क्या रह गया? हाँ बात तो सही है। अंडे वाली कहानी क्या थी, उधर ना अंडे वाले भैया भी खड़े होते थे, तो हम किसी दिन ऐसा होता था किसी दिन अंडे खा लेते थे। अब तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता है, पीजी के बाहर रहते थे तो खाना अच्छे से मिलता नहीं था, ठीक है। सो फिर मैं एगिटेरियन बन गई थी मजबूरी में कि न्यूट्रिशन वगैरह तो लेने पड़ेंगे ना, तो हम अंडे वाले भैया के पास जाते थे बॉइल्ड एग खाने के लिए। सो भाई उधर ना सामने एक केमिस्ट की शॉप होती थी, ठीक है। सो मेरा थोड़ा सा कोई क्रश था उस केमिस्ट की तरफ, ऐसा आप मान के चलो। तो ऐसा होता है ना कि जब क्रश होता है जैसे किसी के टुवर्ड्स, और उसका भी था ऐसा कुछ, है ना।
शायद वो आज तक कंटिजेंट ही रहेगा। तो ऐसा होता है कि हम उधर जाना चाहते हैं, हम उधर खड़े होना चाहते हैं, और यहीं पे नूडल्स वाले भैया थे और यहीं पे अंडे वाले वो थे। तो मैं अपने फ्रेंड्स को यही बोलती थी कि चलो नूडल्स खानी है ना, क्योंकि मैं खाती नहीं थी ऐसे नूडल्स इतना, तो मैं कहती थी नूडल्स खानी है, अंडे खानी है, उसी अंडे वाले भैया के पास जाके खाएंगे। तो ठीक है, एक दो दिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, एक दो दिन उन्हें दिक्कत नहीं हुई, वो जा रहे हैं अंडे वाले भैया के पास, वहां पे खड़े होके खा रहे हैं। पहले 4 लोग थे, फिर वो ऐसे ग्रुप बढ़ता गया 5 लोग, ठीक है। फिर वो कहते हैं यार ये नूडल्स वाले भैया अच्छे नहीं बनाते, ऐसे करते हैं मार्केट की दूसरी साइड भी एक भैया खड़े होते हैं जो अंडे भी अच्छे देते हैं और वो ना नूडल्स भी अच्छे देते हैं, तो फिर हम वहां पे जाएंगे। बट मैं तो वहां पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे को तो यही था कि यहीं पे खड़े होके आप नूडल्स खाओ, यहीं पे खड़े होके आप अंडे खाओ। तो हमने उन्होंने मेरे से कई बार ये क्वेश्चन पूछा कि यार ज्योति तू नूडल्स खाती नहीं है बट तू हमें हमेशा फोर्स करती है, तू अंडे खाती भी नहीं है, तो आती है थोड़ा बहुत टेस्ट करती है, बट तू हमें हमेशा बोलती है कि तू यहीं पे खड़े हो गए अंडे खा। सो इतने टाइम के बाद जब हम मिले, मतलब जैसे कि हम सब सीए बने और हम मिले और फिर से हम उसी जगह पे गए, जब अब तो हम बड़े हो चुके थे, तो उसने बोला तेरे को याद है जगह जितनी भी नूडल्स अंडे खाए हमने इसी जगह पे खड़े होके खाए? हाँ, मैंने बोला मुझे याद है। तो तब मैंने उनको बताया कि रीजन क्या था कि तुमने यहाँ पे खड़े होके अंडे नूडल्स खाए, बिकॉज यहाँ पे मेरा कुछ तो चल रहा था जो तुम्हें नहीं पता था, एंड दे फेल्ट कि अच्छा तो तेरे इस कुछ तो चल रहे के चक्कर में हमने अपनी पूरा जितना भी हमारी क्लासेस गई सड़े हुए ठेले के ऊपर खड़े होके हमने नूडल्स और अंडे खाए हैं। एम्बिग्यूटी रहेगी वो क्यों नहीं हो रही थी पढ़ाई? इसलिए नहीं हो रही थी पढ़ाई। इसका सही सेंटेंस ये बनेगा, क्यों खाए जा रहे थे अंडे एक ही जगह पे? तो मेरे फ्रेंड कहते हैं साला अब मेरे को समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी मार्केट में इतने अच्छे स्टॉल्स थे, इतनी अच्छी जगह थी खाने की बेटर टेस्ट के, कि जब तू नहीं आती थी तो हम मार्केट में और जगह जाके भी अंडे खा रहे थे, और जगह जाके भी हम अपने नूडल्स खा रहे थे, लेकिन जब तू आ रही है तो हमें उसी जगह पे खड़े होकर खाने पड़ जाए। और जैसे गाड़ी थी ना मेरे पास, तो आप जैसे चंडीगढ़ में एक कल्चर बहुत है कि आप गेड़ी मारते हो, ठीक है। सो अपना रास्ता भी गेड़ी का वही था कि वो केमिस्ट की जॉब है मेन रोड के ऊपर, सिर्फ उसी एक ही रोड पे गेड़ी मार रहे हैं। तो उन्होंने कुछ दिन तो नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं ही ड्राइव कर रही थी और वो मेरे पीछे बैठते थे, तो कुछ दिन तो उन्होंने नोटिस नहीं किया कि यार हम यहाँ गेड़ी मार रहे। कुछ दिन के बाद वो मुझे कहने लगे तुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, कि अब बहुत ज्यादा हम घूम लिए एक ही रास्ते पे। तो आज तक जब हम बोलते हैं ना कि यार तेरे को गेड़ी मारनी, तो बोलते हैं हाँ उसी रास्ते पे चल, वहां पे लिटरली कहाँ पे क्या चीजें थी वो भी हमें याद होगी थी। केमिस्ट वाले ने आपको दीदी बोल दिया होगा तभी तो आपने सीए क्लियर कर दिया। वहां से एक ही क्लास थी ना, फिर वो खत्म ही होगी क्लास। और इसका कंक्लूजन ये, इन सारी चीजों में पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है, आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होता है। ये कहानी का सार है। मैं एक्चुअल में कह रही हूँ, जितना अगर तुम इन सब चीजों से दूर होगे ना ड्यूरिंग योर लाइक स्टडी का पीरियड, फाइनल हो गया, इंटर हो गया, उतना ज्यादा तुम बेटर परफॉर्म करोगे, ठीक है। तुम्हारे पास तो वैसे ऑब्सेशन, और पता नहीं यार ऑब्सेशन नहीं होती, जैसे कि ना जब तुम्हारी एज में हम होते हैं ना, जब छोटे बच्चे होते हैं, तब हम ना इन्फेचुएशन कहेंगे उस शब्द को, कि हम इन्फेचुएट हो जाते हैं किसी चीज से, हमें लगता है कि यही सब कुछ है, जबकि जब अभी बाद में देखते तो ऐसा लगता है ये इसके लिए इतना ऐसा। सो इट्स नॉट लाइक ऑब्सेशन, इट्स लाइक इन्फेचुएशन। मनी वेस्टेज बहुत ज्यादा। हाँ, इन सब का कोई एक्चुअल में कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रही हूँ। अगर कोई फायदा होता तो मैं शादी नहीं कर चुकी होती अभी तक, ये सोचो। वो माया से दूर हो ब्रो यू। चलो, कैन वी, दैट वाज द मोस्ट ह्यूमन डिस्कशन जो आप और मैं कर सकते थे। इससे ज्यादा क्लोज डिस्कशन अपने में कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये सबसे ह्यूमन डिस्कशन था, क्योंकि आपकी भी तो वही लाइफ है ना, अभी मैं भी उस लाइफ से गुजरी, तो मेरी लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे, ठीक है। सो अभी इतना डिफरेंस नहीं है आपके मेरे टाइम में, तो क्या करें, अभी दूर ही रहो। यस, बाय बेटा, वी आर एंडिंग द सेशन।
Yes, money is the love. Money is forever. Focus on your dream. Dreams. Dreams need dreams. Chalo, bye. We are ending the sessions. Thank you so much. Monday se we'll start with a very positive energy and with lots of focus. And please, अगर आपको break चाहिए तो I will give you break. That won't be an issue. But distraction नहीं चाहिए class में. हाँ, noodles खाना जाके, no issue. ठीक है बेटा देवांशु. Bye bye.